हाय एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं सब? तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस, फंक्शन चैप्टर का और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके पहले हमने डोमेन और रेंज कवर कर लिया है। आई होप सभी बच्चों ने उन वीडियोस को देख लिया होगा, क्योंकि आज के लेक्चर में जो हम यहाँ पे डिस्कशंस करेंगे उसके अंदर भी कहीं ना कहीं आपके रेंज की कैलकुलेशन की बात होने वाली है। ऑलराइट, एंड ये सभी बच्चों आपके जो वीडियोस हैं इनको आपको यहाँ पे कंसिस्टेंटली फॉलो करना है, ताकि आपको कोई भी यहाँ पे सब टॉपिक ना छूटे। आपको यहाँ पे इस पर्टिकुलर सब टॉपिक के ऊपर भी कई सारे पीवाईक्यूज देखने के लिए मिलेंगे। एंड ऑब्वियसली प्रैक्टिस के लिए वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस इज टू विजिट द मार्क्स ऐप। मार्क्स के ऊपर आप जाते हो तो आपको सब टॉपिक लेवल पे भी यहाँ पे डिवीजन मिल जाता है, एंड दैट्स वेयर यू कैन कीप प्रैक्टिसिंग एंड मेक योर टॉपिक्स फर्दर स्ट्रॉन्ग। आपके यहाँ पर बच्चों टाइप्स ऑफ फंक्शंस का डिस्कशन अगर मैं यहाँ पे स्टार्ट करूँ, देन फिर से हम बात करेंगे फंक्शन एज ए मशीन की, जो हम यहाँ पे पिछले दोनों वीडियोस में भी डिस्कस कर रहे थे कि फंक्शन एक्चुअली क्या है। फंक्शन जो भी रेगुलर हम यहाँ पे घर में मशीन्स देखते हैं वैसे ही कुछ चीज है, बस मैथमेटिकल है, जिसको हम कुछ ना कुछ इनपुट देते हैं, उसके हिसाब से वो कुछ ना कुछ आउटपुट जनरेट कर रहा होता है। राइट, सो अब यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट के ऊपर चढ़ के हम फर्दर क्या करना चाहते हैं, एक आइडिया और फर्दर सीखना चाहते हैं, जिसको हम कहते हैं फंक्शन मैपिंग। ऑलराइट, सो वो कैसे करेंगे, फिर से यहाँ पर अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें हमारा पुराना ही एग्जांपल, जहां पर हमने स्क्वायर रूट एक्स को यहाँ पे एज ए फंक्शन माना है। सो इनपुट्स अगर मैं यहाँ पर देना चाहता हूं तो मैं इसको 0 दे सकता हूं, 1 दे सकता हूं, 4, 9, इस तरह के कुछ अच्छे इनपुट्स अगर मैं यहाँ पे लेता हूं तो मुझे काफी अच्छे आउटपुट्स यहाँ पर जो है क्रिएट करके देगा। देने के लिए तो हम यहाँ पे कुछ दूसरे इनपुट्स भी दे सकते हैं, 1/4 भी दे सकता था, 1/2 आउटपुट आ जाएगा, ठीक है ना, दे ही देते हैं। इनफैक्ट अगर आपने 1/4 इनपुट दिया है तो आपको 1/2 आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से हम यहाँ पे कई सारे इनपुट्स यहाँ पे इसको दे सकते हैं, जिसके अकॉर्डिंगली आपको कुछ ना कुछ आउटपुट्स ये फंक्शन क्रिएट करके देते रहेगा। राइट, ऑब्वियसली जो आप यहाँ पे इनपुट्स नहीं दे सकते हैं, उनको तो लेफ्ट साइड में आपको लिस्ट डाउन ही नहीं करना है। जैसे कि आप यहाँ पे नेगेटिव इनपुट नहीं लिखना चाहोगे, राइट, क्योंकि हम स्क्वायर रूट फंक्शन की जो डोमेन है वही क्या डिफाइन करते हैं, ऑल द वैल्यूज विच आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब क्या हो रहा है, अगर आपने इन सभी कलेक्शंस को अगर नाम देना है, राइट, सो हमने यहां पे डिसाइड किया है कि इन सभी कलेक्शंस का नाम हम रखेंगे डोमेन। ऑलराइट, और जो आप इनके करस्पॉन्डिंग आउटपुट जनरेट कर पा रहे हो वो सभी कहलाते हैं रेंज। ऑलराइट, अब यहां पे एक और टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट निकल कर आने वाली है, जिसका नाम होता है कोडोमेन। ऑलराइट, सो कोडोमेन आपका यहां पे बेसिकली वो सभी नंबर्स का कलेक्शन होता है जहां से हम रेंज के वैल्यूज पिक कर सकते हैं। राइट, लेकिन अभी के लिए मैं इसको डायरेक्टली रेंज ही मार्क कर रहा हूं, क्योंकि हमने यहां पर अपने जो आउटपुट्स हैं उनको ही यहां पर बेसिकली लिखा हुआ है। राइट, सो हम क्या करना चाहते हैं, हम यहां पे अब एक मैपिंग डायग्राम का आइडिया सीखना चाहते हैं फॉर एनी फंक्शन, एंड उसके अंदर हम इसी तरह के यहां पर जो है गोले के अंदर क्या करेंगे, कुछ ना कुछ इनपुट वैल्यूज और कुछ ना कुछ आउटपुट वैल्यूज को यहां पे लिखकर, है ना, यहां पर कुछ सेंस बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। सो ये वाला आइडिया तो मेरे ख्याल से सारे बच्चों को क्लियर है ही है कि यार कुछ ना कुछ इनपुट और आउटपुट को हम यहां पे लिंक करते हैं यूजिंग अ पर्टिकुलर फंक्शन। अगर मैं यहाँ पे अब नेक्स्ट आइडिया पे आता हूँ, विच इज बेसिकली फंक्शन मैपिंग, जिसको हम सीखना चाहते हैं आज के लेक्चर में। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम यहाँ पे पहले डिसाइड करते हैं कि यार आपके पास में जो भी फंक्शन है वो क्या क्या इनपुट ले सकता है, उन सबको एक गोले के अंदर लिख लेंगे। एंड आपके जो आउटपुट आ सकते हैं, जो आपके आउटपुट आ सकते हैं वो बेसिकली सेकंड हम यहाँ पे गोले के अंदर लिखना चाहते हैं, ठीक है ना। सो आपके यहाँ पर जो वैल्यूज हो सकते हैं वो कैसे हो सकते हैं, आपके वैल्यूज हो सकते हैं, लेट से आपने यहाँ पे -1 ले लिया, 0 ले लिया, 1 ले लिया, 2 ले लिया, ठीक है ना। आपने यहाँ पे ठीक है इतना ही ले लेते हैं, -2 भी ले लेते हैं, चलो ठीक है ना। आपने यहाँ पे इस तरह से कुछ ना कुछ अपने इनपुट्स ले रखे हैं। अब ये सभी के सभी जो बेसिकली कलेक्शन ऑफ नंबर्स हैं, हम क्या बोलेंगे, ये कहलाएंगे डोमेन। इस पूरे कलेक्शन को हम कहेंगे फंक्शन का डोमेन। और अब मेरा जो भी फंक्शन होगा वो कहीं ना कहीं इन इनपुट्स को बेसिकली पिक करेगा और आउटपुट के वैल्यूज तक ले जाके वहां पे, है ना, हमारे आंसर्स क्रिएट करवाएगा। लेकिन अब यहां पे पहले से ही हम लिख लेना चाहते हैं कि यार हमारे जो आउटपुट्स आने वाले हैं वो कौन से वैल्यूज में से अपने आउटपुट्स हम पिक करेंगे, ठीक है ना। तो इस चीज को हम यहां पर कहते हैं कोडोमेन, डोमेन एंड कोडोमेन। राइट, कोडोमेन बेसिकली क्या होता है कि आउटपुट हम कहां से पिक कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहां पर ले लिया है 1 ले लिया है, 0 ले लिया है ना, 2 ले लिया है, 3 ले लिया है, 4 ले लिया है। इस तरह से मैंने कुछ यहाँ पर आउटपुट के कलेक्शंस को यहाँ पर रेडी कर लिया है। अब मैं क्या करना चाहता हूं, अब मैं यहाँ पे बेसिकली देखना चाहता हूं कि मेरा जो फंक्शन है वो अगर ये इनपुट पिक करता है तो आउटपुट कहां पे जाएगा। एंड उस चीज को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, एरोज से चीजों को कनेक्ट करते हैं। लेट से यहाँ पर अभी फॉर एग्जाम्पल मैं जो फंक्शन यूज करना चाह रहा हूं टू कनेक्ट डोमेन के वैल्यूज विद कोडोमेन के वैल्यूज, लेट अस से दैट फंक्शन इज x² दिस टाइम, ठीक है ना। मान लेते हैं कि फंक्शन हमारा x² है। हम यहाँ पे अब x² के अंदर कुछ ना कुछ वैल्यूज अगर डालते हैं तो आउटपुट उसके हिसाब से यहाँ पर क्रिएट होना स्टार्ट होंगे। एंड लेट अस सी व्हाट दैट एक्चुअली क्रिएट्स। अगर मैं देखूं यहाँ पे ध्यान से, सो -1 डाल के क्या होगा, -1 का स्क्वायर होके 1 बनेगा। तो आइडिया इज टू बेसिकली जॉइन यूजिंग एन एरो।
ये क्लियरली दिखा देता है कि यार किस इनपुट पे क्या आउटपुट बेसिकली आपका बनने वाला है, ठीक है ना। लेकिन अब ऐसा अगर आपने किया है तो आप रियलाइज कर रहे हो कि यार जब मैं आगे चल के 1 डालूंगा तब भी स्क्वायर करके 1 ही आने वाला है, राइट। तो इस तरह से हमारे यहां पर क्या हो सकता है, ऐसे कन्वर्जिंग एरोज हमें यहां पे मिल सकते हैं। 0 डाल के अगर मैं यहां पे देखूंगा तो मेरे पास में 0 आएगा, तो एक एरो आपका एकदम सीधा सीधा निकल जाएगा। 2 अगर मैं डालता हूं तो 4 आएगा, एंड अगर मैं -2 डालता हूं तो भी 4 ही आपको मिलने वाला है स्क्वायर करने पर, राइट। सो ये जो हमने यहाँ पे सारे ही एरोज को मार्क कर दिया है, इसी चीज को हम क्या कहते हैं, इसी चीज को हम यहाँ पे कहते हैं फंक्शन मैपिंग। ऑलराइट, फंक्शन मैपिंग आपके यहाँ पर जो क्रिएट हुई है उसके अंदर यहाँ पे अभी हमने क्या नहीं लिखा है, अभी हमने रेंज को यहाँ पर अलग से मेंशन नहीं किया है, राइट। सो अगर आप यहाँ पे डोमेन देखते हैं तो डोमेन बेसिकली वो सारे ही फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम एज इनपुट इस्तेमाल करके आउटपुट जनरेट कर रहे हैं, ठीक है ना। एंड देयर कैन नॉट बी अ सिचुएशन जहां पर आपने एक ऐसा एलिमेंट यहां पे डोमेन में डाल दिया है जो इनपुट में डाला ही नहीं जा सकता। हालांकि एक्स स्क्वायर के फंक्शन को तो कोई दिक्कत नहीं होती, यहां पे किसी भी इनपुट को उठा सकता है, लेकिन प्रॉब्लम कैसे हो सकती थी अगर आप यहां पर बोलते कि मेरे पास में 3 भी एक क्या है डोमेन के अंदर एलिमेंट है, लेकिन जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो आपके इसमें यहां पे को डोमेन के अंदर 9 अवेलेबल नहीं है एट प्रेजेंट, ठीक है ना। सो ये क्या हो जाएगा, ये बेसिकली ऐसा ही खाली बैठा रहेगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। अगर आप यहां पे फंक्शन की मैपिंग अगर क्रिएट करना चाहते हैं, देन एवरी एलिमेंट इन द डोमेन शुड बी एबल टू क्रिएट एन एरो, एंड वो अपने आगे चल के कोडोमेन की किसी न किसी वैल्यू से कनेक्ट होना चाहिए, इस बात की आपको गारंटी करनी है। दूसरी बात जो आपको यहाँ पे फंक्शन मैपिंग में गारंटी करनी हो वो ये है कि आपके किसी भी एक सिंगल इनपुट से 2 अलग अलग आंसर्स आने ही नहीं चाहिए, राइट। ऐसा नहीं हो सकता कि -1 आपने यहाँ पे इनपुट डाला है एंड -1 इनपुट डाल के फंक्शन कुछ ऐसा सिलेक्ट कर लिया आपने, मतलब कोई ऐसा एक्सप्रेशन आपने सिलेक्ट कर लिया, फंक्शन तो हालांकि उसको कहा ही नहीं जाएगा, एक ऐसा एक्सप्रेशन सिलेक्ट कर लिया कि -1 डाल के 1 भी आ रहा था और -1 डाल के फॉर सम रीजन 3 भी आ रहा था, ठीक है ना। ये ऐसा डाइवर्जिंग एरोज कभी भी आपको फंक्शन के मैपिंग में नहीं नजर आने चाहिए, ऑलराइट। सो 2 चीजें हैं यहाँ पे। अगर मैं इनपुट की बात करता हूं तो इनपुट्स मतलब क्या है, डोमेन के अंदर जो भी यहां पर आपके अवेलेबल वैल्यूज है वो सारे के सारे आपके इनपुट्स होंगे। हर एक इनपुट के लिए आपके उसमें कोई ना कोई एक आउटपुट कोडोमेन में अवेलेबल होना चाहिए, और एग्जैक्टली एक ही एरो यहां से निकलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके मल्टीपल यहां पर जो है एरोज निकल रहे हैं। इफ दीज थिंग्स आर टेकन केयर ऑफ, देन द मैपिंग दैट यू आर गोइंग टू क्रिएट विल बी रेफर्ड टू एज अ फंक्शन मैपिंग, राइट। फंक्शन मैपिंग इसका मतलब क्या है, कुछ इनपुट आउटपुट को ज्वाइन करने वाले एरोज का इस तरह से यहां पर जो है फिगर होता है। और हम यहां पर एक चीज और नोटिस कर सकते हैं, वो क्या है कि हमने यहां पे अभी तक रेंज को यहां पे मेंशन नहीं किया है। अगर मैं रेंज यहां पर मेंशन करता हूं इस तरह के अरेंजमेंट में, देन रेंज बेसिकली होती है कि एरोज एक्चुअली कहां तक पहुंच पा रहे हैं, ठीक है ना। तो एक्चुअली 3 टर्म्स है हमारे पास में, डोमेन, कोडोमेन और रेंज। सो रेंज यहां पे हम देखेंगे तो आपका एरो 1, 0 एंड 4 पे ही पहुंच पा रहा है। तो इस फंक्शन की रेंज में जिस तरह से यहां पर डिफाइन किया गया है, आपके रेंज के अंदर केवल ये 3 वैल्यूज ही आने वाले हैं, ठीक है ना। सो कोडोमेन आपकी यहां पर रेंज के कंपैरिजन में बड़ा कलेक्शन हो सकता है नंबर्स का, ठीक है ना। कोडोमेन आपका यहां पे रेंज से बड़ा हो सकता है। अगर आप यहां पे 2 और 3 हटा भी देंगे तो भी यहां पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तब भी हम फंक्शन मैपिंग यहां पर बना सकते थे जहां पे हम नोटिस करते कि कोई भी एलिमेंट्स आपके छूटे नहीं है, राइट। यहां पे अगर आपके एलिमेंट्स छूट रहे हैं तो वो चल जाएगा, लेकिन इस साइड आपका कोई भी एलिमेंट छूटा हुआ नहीं होना चाहिए, राइट। सो व्हेन यू remember everything that we have just discussed, then you are okay with the idea of function mapping, right? Let me recall once again क्या क्या इंपॉर्टेंट आइडियाज हैं यहां पर। फंक्शन मैपिंग हम उसी चीज को बोलेंगे जब डोमेन के अंदर से जितने भी एलिमेंट्स हैं हर एक से एग्जैक्टली एक एरो निकलते हुए आपको दिखाई दे, ना कम ना ज्यादा। कम मतलब 0, एरो निकल ही नहीं रहा, वो नहीं होना चाहिए, और ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार -1 से बेसिकली हम 2 अलग अलग पोजीशंस को पॉइंट आउट कर पा रहे हैं। इफ दीज थिंग्स आर टेकन केयर ऑफ, देन व्हाटएवर यू आर लुकिंग एट इज बेसिकली अ फंक्शन मैपिंग, राइट। सो फंक्शन मैपिंग आपकी कुछ ना कुछ इस तरह से नजर आती है। एंड अब ये मैपिंग का आइडिया अगर आपका यहां पे क्लियर होता है, देन वी कैन नाउ डिस्कस टाइप्स ऑफ फंक्शन, क्योंकि टाइप्स ऑफ फंक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि आप मैपिंग को सही तरीके से स्टडी कर पा रहे हो या नहीं, ऑलराइट, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग वहां से बिल्ड होती है, राइट। सो अगर मैं यहां पे आपके फंक्शन मैपिंग की अलग अलग कैटेगरीज अगर यहां पर आपको दिखाऊं तो 4 अलग अलग मेजर कैटेगरीज आप यहां पे क्रिएट कर सकते हो, ऑलराइट। तो आप यहां पर नोटिस करो, हमने एग्जांपल को जितना सिंपल रख सकते हैं उतना सिंपल रखने की कोशिश करी है, ठीक है ना, सो दैट ध्यान हमारा अंडरस्टैंडिंग पे रहे, ऑलराइट। सो लेट अस फिगर आउट कि यार यहां पे क्या क्या डिफरेंसेस हैं इन चारों मैपिंग के अंदर, ठीक है ना। अगर आप पहली मैपिंग को यहां पर नोटिस करते हैं, देन इन द फर्स्ट मैपिंग you are not getting any converging arrows, diverging arrows तो अलाउड ही नहीं है,
कन्वर्जिंग एरोज हो सकते हैं, जैसे यहां पर ये दोनों जो है कन्वर्ज कर रहे हैं, ये दोनों एरोज भी आपके कन्वर्ज कर रहे हैं, ठीक है ना। सो कन्वर्जिंग एरोज हो सकते हैं, लेकिन यहां पे देखने के लिए नहीं मिल रहे हैं, जबकि यहां पे आपको कन्वर्जिंग एरोज देखने के लिए मिल रहे हैं, और इस मैपिंग में भी आपको कन्वर्जिंग एरोज देखने के लिए मिल रहे हैं, जबकि यहां पर आपको कोई भी कन्वर्जिंग एरोज नहीं दिखाई दे रहे हैं। ऑलराइट, सो दो कैटेगरीज यहां पर आपकी हो सकती हैं कि आपके एरोज आपको कन्वर्ज होते हुए दिखाई दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, राइट। अगर तो आपके यहां पे एरोज कन्वर्ज हो रहे हैं तो हम इस तरह के मैपिंग को बेसिकली नाम देते हैं मैनी वन फंक्शन, ठीक है ना। क्या नाम देते हैं? मैनी वन। मैनी वन, क्योंकि आप मैनी प्लेसेस से बेसिकली वन प्लेस पे जा रहे हो, राइट, दैट्स व्हाई द नेम इज प्रीटी इजी टू रिमेंबर। मैनी वन इसको भी कहा जाएगा, मैनी वन इसको भी कहा जाएगा, राइट। एंड अगर ये दोनों मैनी वन है तो इनका नाम हमने क्या रखना चाहिए? इनका नाम हमने वन वन रखना चाहिए, इनका नाम हमने वन वन रखना चाहिए। ऑलराइट, तो दो हमारे पास में यहां पे टाइप्स ऑफ फंक्शंस हैं, वन वन फंक्शन एंड मैनी वन फंक्शन, ठीक है ना। मैपिंग अगर आपके सामने है तो फिर तो इन चीजों को आइडेंटिफाई करना बहुत ही आसान है। बट यस, यू विल रियलाइज कि हमारे पास में यहां पे एक्चुअली क्वेश्चंस जो आते हैं मैपिंग दिखा के नहीं पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस जब आपके सामने आएंगे तो यू विल हैव टू डू सम कैलकुलेशंस और फिर हमें यहां पे आंसर निकालने पड़ेंगे, वो बात अलग है अपनी जगह। लेकिन अंडरस्टैंडिंग अगर आपको यहां पर चाहिए देन फंक्शन मैपिंग की मदद से हम यहां पे इन दोनों चीजों को काफी इजीली समझ सकते हैं। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस आइडिया कि हमें कहां पे कन्वर्जिंग और कहां पे नॉन, जहां पे डायरेक्ट एरोज आपको दिखाई देते हैं, ये तो एक आइडिया ही है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप यहां पे डिफरेंसेस नोटिस करने की कोशिश करो देन आप नोटिस करोगे कि पहले वाले जो दोनों ही आपके यहां पे फंक्शन मैपिंग्स हैं, इसमें कोडोमेन के अंदर कोई भी एलिमेंट आपका खाली नहीं बैठा है, जबकि जो नीचे वाले दोनों आपके यहां पे मैपिंग से इसके अंदर आप नोटिस करोगे कि यहां पे एक एलिमेंट खाली बैठा है, यहां पर भी एक एलिमेंट खाली बैठा है, ठीक है ना। सो डिफरेंस यहां से भी क्रिएट हम करना चाहते हैं, तो इन दोनों को हम सेम कैटेगरी में रखना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इन दोनों में क्या है, इन दोनों में यहां पे एक सिमिलैरिटी है कि यार राइट हैंड साइड में जो भी एलिमेंट्स है सारे के सारे कवर हो रहे हैं। इन दोनों को हम सेम कैटेगरी में रखना चाह रहे हैं, ये बोल के कि यार यहां पे कुछ ना कुछ एलिमेंट्स आपके छूट रहे हैं। तो जब आपके एलिमेंट्स सारे के सारे कवर हो जाते हैं तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं ऑन टू फंक्शन, मतलब ये भी ऑन टू फंक्शन ही होगा और ये भी ऑन टू फंक्शन ही होगा। लेकिन जब भी आपके यहां पे कुछ एलिमेंट्स छूट जाएं, एक छूटे, दो छूटे, 10 छूटे, फर्क नहीं पड़ता कितने छूटे हैं, अगर कुछ ना कुछ छूट रहे हैं मिनिमम एक छूटना चाहिए। अगर एक एलिमेंट भी आपका छूट रहा है तो उसको हम यहां पर कहेंगे इनटू फंक्शन, राइट। मतलब ये भी इनटू होगा और ये फंक्शन भी आपका इनटू होगा, एंड दैट्स व्हाई द कॉम्बिनेशन ऑफ वन वन मैनी वन एंड ऑन टू इनटू अल्टीमेटली क्रिएट्स 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैपिंग, जो आपके सामने यहां पे अभी लिखी हुई है। अंडरस्टूड? सो फंक्शन की मैपिंग अगर मैं आपको देता हूं तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आपको यहां पे देखते से पता चल जाए कि यार ये फंक्शन कौन सी कैटेगरी का है, कौन से टाइप का है ना। नाम क्या है? वन वन ऑन टू, मैनी वन ऑन टू, वन वन इनटू एंड मैनी वन इनटू। इस तरह के हमारे पास में 4 फंक्शंस हैं। सो अगर मैं इस तरह के फंक्शन को अगर यहां पे नाम देना चाहूं तो क्या आप यहां पर बता सकते हो कि हाउ दिस फंक्शन विल बी लेबल्ड? ये फंक्शन अगर आप देखते हो तो ये फंक्शन मैनी वन की कैटेगरी में जाना चाहिए, क्योंकि आप यहां पे इसको भी कन्वर्ज होते हुए देख पा रहे हो, इसको भी कन्वर्ज होते हुए देख पा रहे हो, ठीक है ना। अगर एक भी कन्वर्ज होता है तो आपको यहां पे मैनी वन बोलना है। सो 2 कन्वर्ज हो रहे हैं तब तो मैनी वन डेफिनेटली बोलना है, ठीक है ना। सो मैनी वन आपके पास में यहां पे डेफिनेटली आ गया इसका नाम, और यहां पे कुछ ना कुछ एलिमेंट्स आपके छूट रहे हैं, इस बार 2 एलिमेंट्स छूट रहे हैं, राइट। सो स्टिल इट विल बी कैटेगराइज्ड एज इनटू फंक्शन, राइट। सो दिस बिकम्स मैनी वन इनटू कैटेगरी, जो आपके सामने अभी यहां पे बनी हुई थी। अंडरस्टूड? सो इस तरह से मैपिंग अगर आप सामने आती है तो फिर तो हम काफी इजीली अपने फंक्शन को कैटेगराइज कर सकते हैं। नाउ वी विल हैव टू लुक एट द आइडियाज कि अगर मेरे पास में मैपिंग नहीं है, डायरेक्टली फंक्शन का डेफिनेशन है, तो हम यहाँ पे कैसे चीजों को डिफाइन करते हैं, कैसे हम यहाँ पे टाइप्स को आइडेंटिफाई करते हैं, राइट। लेकिन उसके पहले एक चीज और यहाँ पे देखो कि आपके पास में जब भी यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं तो हो सकता है कि आप इनके ऑफिशियल नाम को भी यहाँ पर जो है इस्तेमाल होते हुए देखो, ठीक है ना, राइट। एक ही पर्सन के जैसे 2 नाम होते हैं, ठीक है ना। आपका स्कूल में नाम कुछ और है, आपका घर पे नाम कुछ और है, ठीक है ना। घर पे आपको चिंटू बुलाते हैं, स्कूल में लेकिन आपका नाम है राज्यवर्धन, ठीक है ना, ऐसा कुछ। तो वैसी वाली बात हो गई कि यार हमने डायरेक्टली यहाँ पर जो है घर पे तो सोचा था कि वन वन मैनी वन ऐसा डायरेक्टली बोल देंगे, लेकिन अब इनके ऑफिशियल नाम क्या है कि जो वन वन फंक्शन है उसका नाम है इंजेक्टिव, और जो ऑन टू फंक्शन है उसका नाम है सर्जेक्टिव, राइट। सो ये नाम भी आपको है ना डायरेक्टली याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चंस में इन चीजों का भी इस्तेमाल होते हुए आप देखोगे, ठीक है ना। एंड देन देयर इज वन मोर इंपॉर्टेंट कैटेगरी कि अगर आप ये देखते हो कि फंक्शन वन वन भी है और ऑन टू भी है, मतलब क्या है, इंजेक्टिव भी है और सर्जेक्टिव भी है। जब दोनों चीजें यहां पर आपको एक साथ देखने के लिए मिलती है तो वो बहुत स्पेशल फंक्शन है हमारे लिए, उस चीज का इसलिए हमने नाम अलग से रखा हुआ है, उसको हमने बोल दिया है बाइजेक्टिव फंक्शन। ऑलराइट, मतलब कौन सा वाला? ये पहला वाला, जहां पर कन्वर्जिंग एरोज भी नहीं है और कुछ छूट भी नहीं रहा है,
दोनों बेस्ट सिनेरियोज आपको यहां पर मिल रहे हैं। तो दोनों बेस्ट सिनेरियोज जब आपको यहां पर मिलते हैं तो उसको हमने यहां पे नाम दिया है बाइजेक्टिव फंक्शन। ऑलराइट, अब यहां पे नाम याद रखने की आपको जरूरत डेफिनेटली पड़ेगी कि 1 1 का नाम इंजेक्टिव है एंड ऑन टू का नाम आपका सर्जेक्टिव है। ये चीज आप याद डेफिनेटली रखें। ऑलराइट, नाउ जैसे कि हमने यहां पर बोला कि आपको जब भी यहां पे सवाल मिलने वाला है ना, तो सवाल जब आपके सामने आएगा तो हमारे पास में कुछ ना कुछ अप्रोचेस होना चाहिए टू आइडेंटिफाई कि यार जो फंक्शन दिया है वो 1 1 है कि मैनी 1 है, जो फंक्शन दिया है वो ऑन टू है कि इन टू है। राइट, सो अप्रोचेस यहां पर डेवलप करने की जरूरत इसलिए है क्योंकि आपको फंक्शन मैपिंग हर बार कोई देने वाला नहीं है। राइट, आपको यहां पे केवल डायरेक्टली फंक्शन दे दिया जाएगा। राइट, सो उसके लिए हम यहां पे अगर 1 1 मैनी 1 की बात करते हैं कि आपको अगर डिस्टिंग्विश करना है कि आपको जो फंक्शन दिया है वो 1 1 है कि मैनी 1 है, देन दीज आर द 3 आइडियाज जिनको हम प्रोमिनेंटली इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, पहला वाला आइडिया बहुत ही बेसिक है कि अगर आप ये बोलते हो कि यार मेरे पास में x1 x2 दो अलग अलग इनपुट्स के ऊपर वैल्यू बराबर आ रही है, दो अलग अलग इनपुट्स पे अगर वैल्यू बराबर आ रही है, f of x1 मतलब क्या है आउटपुट, f of x2 मतलब क्या है आउटपुट। ठीक है ना, दो अलग अलग वैल्यूज, दो अलग अलग इनपुट्स पे आपकी वैल्यू बराबर आ रही है। ठीक है ना, तो ये तो क्या हो जाना चाहिए था, ये तो मैनी 1 फंक्शन हो जाना चाहिए था। लेकिन जब आपने उस कंडीशन को सॉल्व किया और आपने रियलाइज किया कि यार ये तो तभी हो सकता है, ये तो तभी हो सकता है जब x1 x2 भी बराबर हो। इनके बराबर होने का मतलब है कि x1 x2 भी आपने इनपुट बराबर ही डाले होंगे, अदरवाइज तो ऐसा हो ही नहीं सकता था। तो ये डायरेक्टली क्या इंडिकेट कर देता है कि fx फंक्शन, इसका मतलब आपका एक 1 1 फंक्शन होना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, इनका इक्वल होने के लिए x1 x2 का इक्वल होना जरूरी नहीं है, ये कुछ और भी हो सकते हैं, देन दैट वुड अदरवाइज इंप्लाई कि ये फंक्शन आपका मैनी 1 है। ठीक है ना, ये वाली चीज थ्योरी में सुन के कभी भी समझ में नहीं आती। ठीक है ना, तो इस चीज को हम एग्जांपल के साथ में जब करेंगे तो आपको यहां पर ये अंडरस्टैंडिंग बेटर होगा। आप उसके बाद में इस स्टेटमेंट को आके रिविजिट कर सकते हैं। राइट, आफ्टर दैट यू विल अंडरस्टैंड दिस मच बेटर। बाकी दोनों जो है इनको हम यहां पे अभी डिस्कस करेंगे तो आपको बिना क्वेश्चन के भी आइडिया क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यहां पे एग्जांपल लेना भी काफी इजी है। ठीक है ना, देखो ध्यान से, ग्राफिकली इफ अ हॉरिजॉन्टल लाइन कैन कट द ग्राफ ऑफ fx ओनली वंस देन fx इज 1 1 अदरवाइज इट इज मैनी 1। ठीक है ना, आपके यहां पर जो आइडिया है वो क्या है कि अगर मैं यहां पे इनकॉर्पोरेट करता हूं ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग, सो मेरे पास में दो टाइप के ग्राफ्स हो सकते हैं। लेट अस से एक टाइप का ग्राफ हो गया आपका जो एक्स स्क्वायर जैसा ग्राफ है, एक ग्राफ हो गया जो एक्स स्क्वायर जैसा ग्राफ है। ठीक है ना, और एक ग्राफ हो गया आपका, लेट अस से सेकंड कैटेगरी का बना लेते हैं, जो हम बनाते हैं लेट अस से कैसा बनाते हैं, lnx वाला ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है ना, तो lns का ग्राफ कैसा होता है आपका, lns का ग्राफ इस तरह से आपका होता है। ठीक है ना, तो ये हमने बना लिया है एक्स स्क्वायर का ग्राफ, ये हमने बना लिया है lnx का ग्राफ। ऑलराइट, सो दोनों ही ग्राफ अगर आपके सामने आते हैं तो आप काफी इजीली यहां पर इनको देखते से बता सकते हो कि इनमें से कौन सा वाला फंक्शन मैनी 1 है, कौन सा वाला फंक्शन आपका 1 1 है। राइट, कैसे बताओगे, बस एक हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट आपको यहां पर जो है फॉलो करनी है। अगर आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना सकते हो, अगर आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना सकते हो जो ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट्स पे कट कर पा रही है, देन वो फंक्शन फॉर श्योर मैनी 1 फंक्शन की कैटेगरी में आएगा, जैसे कि एक्स स्क्वायर के साथ में हो रहा है। एक्स स्क्वायर के साथ में आप यहां पर क्या नोटिस कर सकते हो कि अगर आप यहां पे इस पर्टिकुलर इनपुट पे देखते हो, लेट अस यहां पर इसको मैं बोल देता हूं 2, इसको बोल देता हूं -2, तो आप दोनों पे ही नोटिस करोगे कि आपका आंसर क्या आएगा, 4 के बराबर निकल कर आएगा, समथिंग लाइक दैट। ठीक है ना, सो वन सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन इज बेसिकली एबल टू कट द ग्राफ एट मल्टीपल पॉइंट्स। ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग यही आपकी काफी शानदार है। राइट, तो वो क्या हो जाता है, मैनी 1 हो जाता है। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, मैं अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन कहीं पर भी बना लूं, फर्क नहीं पड़ रहा, ऊपर नीचे मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं कि यार यहां पे मल्टीपल टाइम्स कट कर जाए, लेकिन log x में ऐसा हो ही नहीं पा रहा। एंड दैट्स व्हाई दिस बेसिकली बिकम्स 1 1 का आइडिया। ठीक है ना, कि अगर हॉरिजॉन्टल लाइन एक ही बार कट कर पा रही है, आप भले कहीं पर भी बना लो हॉरिजॉन्टल लाइन, तो वो फंक्शन किस कैटेगरी में जाता है, 1 1 कैटेगरी में जाता है। अगेन इफ यू रीड द स्टेटमेंट, ग्राफिकली इफ अ हॉरिजॉन्टल लाइन कैन कट द ग्राफ ऑफ fx ओनली वंस देन fx इज 1 1 अदरवाइज इट इज मैनी 1। अच्छा, और यहां पे ऐसा नहीं है कि 2 बार कट करना जरूरी है, ये मल्टीपल टाइम्स भी कट कर सकता है। जैसे कि अगर आप यहां पे लेते हैं sin x फंक्शन, ठीक है ना, तो sin x फंक्शन की क्या खास बात है, sin x फंक्शन अगर आप यहां पर बनाते हैं, ठीक है ना, तो sin x फंक्शन को तो ग्राफ हॉरिजॉन्टल लाइन यहां पर कैसे कट करेगी, इनफाइनाइट टाइम से कट कर जाएगी, है ना। आपके यहां पे साइन का ग्राफ क्योंकि कहीं रुकता तो है ही नहीं, तो अगर मैं कोई एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाता हूं, राइट, सो दैट हॉरिजॉन्टल लाइन विल कट द ग्राफ एट इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स। ठीक है ना, दैट्स व्हाई डेफिनेशन कैसे लिखी गई है, डेफिनेशन ऐसे लिखी गई है कि यार अगर एक बार किया तो 1 1, अदरवाइज एक बार करो, 2 बार, 2 बार करो, 3 बार करो, 100 बार करो, 1000 बार करो, फर्क नहीं पड़ता, वो मैनी 1 की ही कैटेगरी यहां पर बोली जाएगी। ऑलराइट, सो दिस इज अगेन अ मैनी 1 फंक्शन sin x।
ऑलराइट, नाउ अनदर आइडिया इज दैट ऑफ मोनोटोनिसिटी, राइट। मोनोटोनिसिटी का थोड़ा सा डिस्कशन हमारे यहाँ पे रेंज के समय भी हुआ था, उसी चीज को यहाँ पर फिर से आप पिक करके देख सकते हैं कि कोई भी अगर मोनोटोनिक फंक्शन, मतलब फंक्शन अगर आपका इंक्रीज ही इंक्रीज हो रहा है, वापस कभी नीचे ही नहीं आ रहा, या फंक्शन आपका डिक्रीज ही डिक्रीज हो रहा है, वापस कभी ऊपर नहीं आ रहा, देन दैट एक्चुअली विल रेफर कि वो वन वन फंक्शन ही होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर ये मेनी वन क्यों हुआ है, एक्स स्क्वायर मेनी वन क्यों हुआ है, क्योंकि पहले तो ये कम हो रहा था और जीरो के बाद में ये बढ़ना स्टार्ट हो गया। सो दिस इज नॉट मोनोटोनिक, है ना, कहीं तो ये डिक्रीज करता है, कहीं तो ये इंक्रीज करता है। दैट्स व्हाई अ हॉरिजॉन्टल लाइन इज एबल टू कट इट एट मल्टीपल प्लेसेस। जबकि लॉग एक्स में क्या है, लॉग एक्स आपका अगर बढ़ रहा है तो बढ़ ही रहा है, राइट, बढ़ रहा है तो बढ़ ही रहा है। तो ये अपने आप में एक टेस्ट है। अगर आपको कहीं पर भी पता चलता है कि फंक्शन जो आपने निकाला है वो मोनोटोनिक है, तो उसके आगे और कुछ बोलने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली मोनोटोनिक फंक्शन को वन वन फंक्शन की कैटेगरी में डाल सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो सेकंड एंड थर्ड पॉइंट्स है, मेरे ख्याल से वो तो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग में काफी ईजी है, अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस में फॉर श्योर। लेकिन पहले वाले पॉइंट को तो समझने के लिए भी मुझे लगता है कि क्वेश्चंस की थोड़ी सी रिक्वायरमेंट है। सो लेट अस पिक फ्यू क्वेश्चंस, है ना, बिफोर वी फाइनलाइज कि यार ये भी हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। लेकिन बिफोर वी मूव ऑन टू द क्वेश्चंस, थोड़ा सा यहाँ पे ऑन टू इनटू की भी बात कर लेते हैं, है ना। अभी हमने जो बात करी थी वो वन वन मेनी वन की करी थी, अब ऑन टू इनटू की बात करना है कि यार हाउ टू आइडेंटिफाई वेदर द गिवन फंक्शन इज ऑन टू और इनटू। तो यहाँ पर आपकी कहानी एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हमने अभी पिछले ही वीडियो में रेंज निकालना अच्छे तरीके से सीखा है, ठीक है ना। सो यू ऑलरेडी नो कि रेंज कैसे फाइंड करते हैं, एंड कोडोमेन जो होता है वो हमेशा ही क्वेश्चन में गिवन होता है, राइट। सो आपको क्या करना है, अगर आपको आइडेंटिफाई करना है कि फंक्शन आपका ऑन टू है या इनटू है, देन यू जस्ट कंपेयर। कोडोमेन क्वेश्चन में गिवन होगा और आपका जो रेंज है वो आप कैलकुलेट करना जानते हैं। अगर ये दोनों वैल्यूज आपके सेम निकले हैं तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, आपका ऑन टू फंक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। ऑन टू फंक्शन कब होता है, ध्यान रखना, ऑन टू फंक्शन होता है जब ये दोनों वैल्यूज आपके इक्वल आते हैं, है ना, इक्वल आते हैं तो ऑन टू फंक्शन होता है, राइट। लेकिन अगर इक्वल नहीं आए तो मतलब हर बार ही क्या होने वाला है, कोडोमेन आपका बड़ा होगा एंड रेंज आपका उसी का एक सबसेट होगा, राइट। जैसे कि यहां पर अगर मैं देखता हूं तो इस एग्जांपल में काफी अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है कि हमने जो कोडोमेन डिसाइड किया था उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स हैं, राइट। जबकि उसी में से 3 एलिमेंट्स उठा के हमने क्या देखा है कि रेंज की वैल्यू आपकी बन रही है, ठीक है ना। सो रेंज, इफ यू सी दैट इट इज अ सबसेट ऑफ द सेट कोडोमेन। जब भी आपका कोडोमेन बड़ा है, रेंज छोटा है, तो हम ये नोटिस करेंगे कि रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। जब भी ये सबसेट होगा तो आप यहां पे बोलेंगे कि यार ये फंक्शन आपका इनटू है। जब भी इक्वल हो जाएंगे दोनों तो हम कहेंगे कि फंक्शन आपका ऑन टू है। जैसे कि इस केस में हो रहा है, आपके यहाँ पे राइट हैंड साइड के गोले में जितने भी वैल्यूज है वो कोडोमेन की वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जहां जहां पे एरोस पहुंच पा रहे हैं वो आपके रेंज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो एरोस एक्चुअली सभी जगह पहुंच पा रहे हैं, इसके लिए रेंज किसके बराबर हो गई, कोडोमेन के बराबर हो गई। दैट्स व्हाई दिस फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन। सिमिलर इज फॉर द सेकंड एग्जांपल एज वेल, ठीक है ना। सो आपको यहाँ पे कभी भी अगर डिस्टिंग्विश करना है बिटवीन ऑन टू एंड इनटू, तो दैट एक्चुअली इज अ क्वेश्चन ऑफ रेंज। ये जो भी है ये रेंज का ही बेसिकली आपका इसका मतलब सवाल होने वाला है, राइट। सो दैट्स इट। हम यहाँ पे इसी के साथ में अपना जो बेसिक थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग वो खत्म कर चुके हैं। वी हैव टेकन 20-25 मिनट्स टू डू दैट। लेकिन अगर आपको ये सारी बातें अगर अभी यहाँ पर जो है दिमाग में हैं, तो आगे जो हम यहाँ पे इतने सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं वो सारी बातें आपकी यहाँ पर जो है क्या हो जाएंगी, स्ट्रेंथन हो जाएंगी, राइट। एंड सबसे पहला सवाल करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगता है कि यही है, क्योंकि यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग अच्छे तरीके से हो जाता है। इसके बाद में यस वी विल लुक एट द क्वेश्चंस, जिस तरह के क्वेश्चन आपके जेई में यूजुअली पूछे जाते हैं, ठीक है ना। दिस ऑब्वियसली विल नॉट बी आस्क्ड इन जेई, लेकिन यहाँ पे आपको क्लियर होता है कि अच्छा ठीक है, अगर आपकी फंक्शन डेफिनेशन कोई आपको दे देता है तो केवल उतना ही देना यहाँ पे सफिशिएंट नहीं है। आपको फर्दर ये भी बताना पड़ता है कि आपने उस फंक्शन को किस डोमेन और कोडोमेन के कॉम्बिनेशन पे डिफाइन किया है। उससे डिसाइड होता है कि आपका फंक्शन किस टाइप का बेसिकली आप अलॉट करोगे, ठीक है ना। सो अगर आप यहां पर देखते हो तो आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड में जो फंक्शन डेफिनेशन है उसको राइट हैंड साइड के जो टाइप्स है उसके साथ में यहां पे मैच करके बताना है। सो अगर आप यहां पे देखते हो तो आपका जो पहला वाला यहां पे कॉम्बिनेशन है उसके अंदर क्या बोल रहे हैं कि हमें तो फंक्शन एक्स स्क्वायर चाहिए, और आपने यहां से जो फंक्शन की डेफिनेशन फर्दर यहां पे डिफाइन करी है उसके अंदर ये क्या बेसिकली यहां पर बताना चाहता है कि फंक्शन इज सच दैट आर उसका डोमेन है एंड आर फर्दर उसका कोडोमेन। बिकॉज ये क्या पढ़ा जाता है, फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम आर टू आर, फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम आर टू आर। आर टू आर में अगर आपने फंक्शन डिफाइन किया है मतलब पहले गोले में भी रियल नंबर से सारे के सारे, दूसरा जो कोडोमेन का गोला है उसके अंदर भी रियल नंबर सारे के सारे आ रहे हैं, राइट। सो अकॉर्डिंग टू दैट सिनेरियो अगर आप यहां पर देखते हैं, सो आपका जो ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग हो सकता है वो क्या है कि आपने एफ एक्स जो है एक्स स्क्वायर बनाया है, एफ एक्स जो आपने बनाया वो तो एक्स स्क्वायर बनाया, तो उसका ग्राफ तो हम सब जानते ही हैं। आपने माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक सारे ही इनपुट्स डाल दिए,
जब आपने सारे ही इनपुट्स डाल दिए तो आपके उसमें इस तरह का ग्राफ बना है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट हमें क्या बताती है? हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट बताती है कि ये फॉर श्योर एक मेनी वन फंक्शन बनना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि ये दो पोजीशंस पे कट कर पा रहा है। एंड देन अगर आप देखते हो तो आपको रेंज कितना मिल रहा है? रेंज अगर आप नोटिस करते हो तो रेंज हैज कम आउट टू बी इक्वल टू ओनली 0 से लेके इंफिनिटी। जबकि कोडोमेन जो आपको देके रखा है वो कितना है? कोडोमेन आपको देके रखा है R, और R मतलब क्या होता है? R मतलब होता है आपका बेसिकली, R मतलब होता है माइनस इंफिनिटी से लेके इंफिनिटी, राइट। सो व्हाट यू नोटिस कि इस बार आपका रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं है। आपका जो रेंज है वो कोडोमेन के कंपैरिजन में छोटा निकला है। दैट्स व्हाई दिस फंक्शन विल बी कैटेगराइज्ड एज इनटू फंक्शन। तो क्या हो गया? मेनी वन एंड इनटू का कॉम्बिनेशन यहां पर हमें समझ में आ रहा है। दैट्स व्हाई द एरो विल गो टू डी, राइट। इस फंक्शन का एरो बेसिकली डी पे जाएगा। डन। फंक्शन केवल एक्स स्क्वायर बोल देने से डिफाइन नहीं हो रहा है, इस चीज को समझने की कोशिश करो। फंक्शन की जो कंप्लीट डेफिनेशन है उसमें हमें यह भी बताना पड़ता है कि फंक्शन इज सच दैट उसकी डोमेन क्या है और उसकी कोडोमेन क्या है। फिर हम यहां पर देखते हैं कि एक्चुअल डेफिनेशन फंक्शन की कितनी है, राइट। सो अगर मैं सेकंड यहां पर एग्जांपल, सेकंड वाला यहां पे जो आपका पॉइंट है उसको अगर मैं यहां पे पिक करता हूं तो सेकंड पॉइंट में हम क्या नोटिस कर पा रहे हैं? सेकंड पॉइंट में इन्होंने क्या चेंज किया? देखो फंक्शन तो अभी भी एक्स स्क्वायर ही है बाय डेफिनेशन, लेकिन यहां पे देखो आपने क्या चेंज कर दिया है? आपने कोडोमेन को यहां पर कर दिया है 0 से लेके इंफिनिटी। अब जैसे ही आपने कोडोमेन को 0 से लेके इंफिनिटी किया, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, आपका एग्जैक्टली एक्स स्क्वायर ही डिस्कशन में आ रहा है। इनपुट आपने कंप्लीटली माइनस इंफिनिटी से लेके इंफिनिटी तक डाल दिए हैं, उसके हिसाब से पूरा ही आपका यहां पर ग्राफ बन चुका है। एंड क्योंकि आपका पूरा ग्राफ बन चुका है तो ये मेनी वन फॉर श्योर होने वाला है। मेनी वन क्यों होने वाला है? क्योंकि एक हॉरिजॉन्टल लाइन इसको कितने बार कट करेगी? 2 बार कट कर सकती है, मतलब ये मेनी वन की कैटेगरी में तो फॉर श्योर जा रहा है। लेकिन क्योंकि अब आप अगर रेंज को नोटिस करते हो तो रेंज आपकी निकल कर आ रही है अभी भी कितनी? रेंज आपकी निकल कर आ रही है 0 से लेके इंफिनिटी, जो कि किसके बराबर हो चुकी है? जो अब इस सिनेरियो में आपके कोडोमेन के बराबर हो चुकी है। और क्योंकि ये कोडोमेन के बराबर हो गई है, इसलिए अब यही सेम फंक्शन एक्स स्क्वायर क्या कहलाएगा? ये आपका एक ऑन टू फंक्शन कहलाएगा। ये आपका एक ऑन टू फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। तो आपका यहां पे केवल एक्स स्क्वायर देखने से मतलब नहीं है, ये भी क्या हो गया है? मेनी वन एंड ऑन टू वाली कैटेगरी में फंक्शन आपका चला गया है। समझे इस बात को? अगर मैं फर्दर यहां पे चेंज कर रहा हूं, उसमें क्या देख रहा हूं मैं यहां पे कि मैंने क्या किया? 0 से लेके इंफिनिटी तक यहां पर जो है केवल अपने इनपुट्स को अभी यहां पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। मैं अब नेगेटिव इनपुट अलाउ ही नहीं कर रहा। तो मतलब आपको पूरा पैराबोला बनेगा ही नहीं। लेफ्ट हैंड साइड के मैं इनपुट्स ही नहीं डालने वाला, मैं इनपुट्स ही केवल राइट हैंड साइड वाले डालने वाला हूं। तो एक इंक्रीजिंग सॉर्ट ऑफ सेक्शन आपको यहां पर जो पैराबोला का है वो यहां पर मिलने वाला है, राइट। सो आपका जो थर्ड सेक्शन यहां पर बन रहा है, थर्ड जो आपका यहां पर कैटेगरी है, उसको अगर आप देखें, राइट, सो उसमें हम क्या कह सकते हैं कि आपने बेसिकली जो ग्राफ कंस्ट्रक्ट करना है, इट इज ओनली गोइंग टू बी दिस सेक्शन। और अगर इतना ही सेक्शन अगर आपने यहां पर बनाया है, क्योंकि 0 के आगे ही आपने यहां पे इनपुट्स अलाउ किए हैं, आपका जो डोमेन है दैट इज 0 से लेके इंफिनिटी, राइट। देन इन दैट केस आप अब हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके देखो। अब अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे तो ये 2 बार नहीं कट कर पाएगी, मतलब इवन इफ इट इज एक्स स्क्वायर, नाउ इट हैज बिकम 1 1। अंडर दिस कंडीशन, अंडर दिस आइडिया ऑफ डिफाइनिंग द फंक्शन, आपने इस चीज को क्या बना दिया है? 1 1 फंक्शन बना दिया है। एंड अगर आप नोटिस करते हैं तो कोडोमेन अभी इसकी हमने कितनी रखी है? R के बराबर रखी है, जबकि रेंज इसकी कितनी निकल कर आ रही है? रेंज अभी भी इसकी रेंज निकल कर आ रही है 0 से लेके इंफिनिटी, ठीक है ना। तो रेंज अभी आपकी छोटी है R के कंपैरिजन में, है ना। R के लिए तो आपको माइनस इंफिनिटी से लेके इंफिनिटी तक आना चाहिए था, तो वो तो यहां पे पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो फंक्शन में क्या है? फंक्शन अब 1 1 हो चुका है लेकिन अभी भी इनटू है। 1 1 हो चुका है लेकिन अभी भी इनटू है, ये बात हम मार्क करना चाहते हैं। इसलिए यहां पे C पे बेसिकली आपका एरो जाना चाहिए 1 1, बिकॉज लाइन इज बेसिकली कटिंग ओनली वंस, बट आपका अभी भी जो रेंज है वो कोडोमेन से छोटा है, इसलिए आपका आंसर इनटू आ रहा है। लेकिन अगर आपने इस तरह से अपने फंक्शन को डिफाइन कर दिया, जहां पर आपने इनपुट को भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, कोडोमेन को भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया एज पर द रेंज, तो आपका यहां पर जो फंक्शन है कौन सा हो जाएगा? ये फंक्शन आपका हो जाएगा 1 1 एंड ऑन टू, ठीक है ना। फोर्थ ऑप्शन में यहां पर देखो क्या हो रहा है, आपने बोला है कि मैं बना तो इतना ही ग्राफ रहा हूं, क्यों? क्योंकि मैं 0 से लेके इंफिनिटी में ही इनपुट दे रहा हूं। अगर मैं इतना ही ग्राफ बना रहा हूं तो इसका मतलब क्या है कि हॉरिजॉन्टल लाइन केवल एक ही बार कट कर पाएगी, मतलब 1 1 की गारंटी हो गई। और आपने क्या किया, जितना इसका रेंज आ रहा था, रेंज इसका कितना आ रहा है? 0 से लेके इंफिनिटी, कोडोमेन को भी एग्जैक्टली उतना ही रखा हुआ है। तो इस बार आपका कोडोमेन और रेंज इक्वल हो गए हैं। दैट्स व्हाई दिस
पर्टिकुलर डेफिनेशन विल बी रेफर्ड टू एज 1 1 on 2, मतलब ये ए पे जाके मीट करेगा। समझे क्या? ये है यहां पे डिफरेंसेस। ऑब्वियसली दिस क्वेश्चन इज अ थ्योरेटिकल क्वेश्चन, ठीक है ना। ऐसे सवाल आपके जेई में डायरेक्टली नहीं आने वाले, राइट, जहां पर आपको डिस्टिंग्विश करके बताना पड़ेगा कि यार इसमें से कौन सा वाला ये है, कौन सा वाला वो है। बेटर क्वेश्चंस यहां पर आएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि अब आपको यहां पर ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हुई होगी कि फंक्शन को पहली बात तो डिफाइन अगर कोई कर रहा है क्वेश्चन में, राइट, सो बस इस चीज को नहीं देखना है, आपको यह भी देखना है कि भाई उसने यहां पे डोमेन कोडोमेन का कॉम्बिनेशन क्या दिया है, एंड देन डिसाइड कि आपके यहां पर फंक्शन कौन से टाइप का आने वाला है, ठीक है ना। सो आई थिंक रादर देन कंसिडरिंग दिस एज द लास्ट थ्योरी साइड, वी कैन कंसिडर दिस एज द लास्ट थ्योरी स्लाइड, है ना। ये भी आप थ्योरी का ही पार्ट मान सकते हैं। ओके, सो नाउ किस तरह के सवाल एक्चुअली आपके यहां पर बन सकते हैं, उनको यहां पर धीरे धीरे, है ना, देखना स्टार्ट करते हैं। अगेन वी विल स्टार्ट विद सम बेसिक आइडियाज ताकि आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में दिक्कत ना हो। लेट अस स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। अगेन नोटिस करो कि एफएक्स देखते से यहां पे नहीं आना है जंप करके, यहां पे क्या लिखा है उसको भी देखो पहले, फिर आगे बढ़ो, ठीक है ना। तो यहां पर ये बोल रहा है कि 0 से लेकर इन्फिनिटी तक आप क्या करते हो, अपने इनपुट्स को लेते हो, एंड जो आपका कोडोमेन का सेट है वो भी आपने 0 से लेकर इन्फिनिटी का ही डिफाइन करके रखा है। ऑलराइट, सो इफ दिस इज द सिनेरियो, तो हमारे यहां पे जो आइडिया है दैट इज टू कैटेगराइज दिस एज 1 1 many 1 एंड on 2 into, है ना। तो चारों में से कोई एक ऑप्शन आपके यहां पे ट्रू होने वाला है। सो अगर मैं यहां पे 1 1 many 1 की बात करता हूं, देन दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड द फर्स्ट पॉइंट, है ना। ये एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 वाला काम हम यहां पे करते हैं 1 1 many 1 के लिए, है ना। तो आपका करने का या देखने का तरीका कैसा होना चाहिए सवाल को, आप ही कहते हो कि मान लेते हैं कि ऐसे दो x1 x2 मेरे पास में है, मान लेते हैं कि ऐसे दो x1 x2 मेरे पास में है जिसके ऊपर फंक्शन का आउटपुट इक्वल निकल कर आ रहा है। लेट अस सी क्या होता है अगर मैंने ऐसा मान ही लिया है। तो अगर मैं ऐसा मानता हूं तो एफ ऑफ x1 आपका क्या हो जाएगा, ये x1 अपॉन 1 प्लस x1 हो जाएगा, और ये आपका x2 अपॉन 1 प्लस x2 हो जाएगा। सो इफ आई क्रॉस मल्टीप्लाई है तो यहां पर आ जाएगा x1 प्लस x1 x2, और यहां आ जाएगा आपका x2 प्लस x1 x2। सो x1 x2 आपका कैंसिल हो जाएगा, और दिस इज बेसिकली गिविंग अस वन सिंगल कंक्लूजन। दिस is giving us only one simple conclusion कि x1 equal to x2 ही होना चाहिए, और कुछ यहां पे हमें नहीं मिल रहा। If this kind of conclusion you are getting, इसका मतलब ये फंक्शन फॉर श्योर क्या हो जाएगा, 1 1 फंक्शन होगा। ये आपका 1 1 फंक्शन होगा, इस बात की गारंटी हम ले सकते हैं, क्योंकि और कोई तरीका नहीं है इन दोनों को बराबर करने का। समझो, इन दोनों को बराबर करने का कोई और तरीका नहीं है, एक ही तरीका है कि x1 और x2 आपस में बराबर हो जाए। ऑब्वियसली x1 x2 अगर आपस में बराबर हो गए, दोनों की वैल्यू हमने 1 ले ली, दोनों की वैल्यू हमने 2 ले ली, तो भाई दोनों की सेम ही वैल्यू डाली है आपने, तो LHS RHS आपका बराबर हो ही जाएगा। बट दैट इज द ओनली वे टू डू इट, दैट्स व्हाई दिस डायरेक्टली इंप्लाइज कि ये क्या हो चुका है, आपका 1 1 फंक्शन हो चुका है। नाउ फॉर डिसाइडिंग वेदर द फंक्शन इज ऑन टू और इनटू, हमें क्या करना होगा, हमें फंक्शन की रेंज निकालनी होगी। जैसे कि मैंने आपको बोला था कोडोमेन आपके क्वेश्चन में हमेशा गिवन होती है, ठीक है ना। सो कोडोमेन आपकी यहां पर जो है 0 से लेकर इन्फिनिटी गिवन है। अच्छा, कभी कभी नहीं भी होती है तो आपको उस केस में कोडोमेन को फिर R मानना है। अगर आपको कोडोमेन क्वेश्चन में दिखाई नहीं दे रही है तो ऑल रियल नंबर्स आपको कोडोमेन मानना है, और फिर अपना यहां पर जो है रेंज के साथ में उसको कंपेयर करना है, ठीक है ना। ऑलराइट, बट इन ऑल द गुड क्वेश्चंस या वेल डिफाइंड क्वेश्चंस, है ना, जो आपके जेईई में यूजुअली आते हैं उसके अंदर दिया हुआ होता है, ठीक है ना, तो टेंशन की बात नहीं। ऑलराइट, सो आपके पास में यहाँ पे जो अब fx है, इसकी रेंज अगर मैं निकालना चाहता हूं तो हमारे पास में यहाँ पे दो आइडियाज हैं, है ना। या तो हम बेसिकली इसको y मान के x इन टर्म्स ऑफ y लिख सकते हैं, एंड x इन टर्म्स ऑफ y लिख के हम क्या कर सकते हैं, इसकी जो y का एक्सप्रेशन आ रहा है उसकी डोमेन के ऊपर बात कर सकते हैं, ठीक है ना। सो दैट इज वन आइडिया दैट वी कैन डिस्कस। अनदर वे इज इजियर वन, है ना, तो उसी को पिक करते हैं। यहाँ पे हमें अल्टीमेटली क्या चाहिए, हमें तो रेंज का आंसर चाहिए कुछ भी करके, ठीक है ना। एंड रिमेंबर दिस, पिछला वीडियो हो सकता है कि आपने ना देखा, उसको जाके देखना। रेंज के लिए हमने यहां पे कम से कम 8 डिफरेंट आइडियाज डिस्कस किए हैं जहां तक मुझे याद है। सो हर बार यहां पे किसी एक सिंगल आइडिया के ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, जो भी आपको क्वेश्चन में ज्यादा बेहतर लगता है उसको आप यहां पे फॉलो करो रेंज निकालने के लिए, है ना। तो आपके यहां पे fx जो है, इसके अंदर मैं क्या सोच रहा हूं, न्यूमरेटर में +1 -1 कर लेता हूं। न्यूमरेटर में +1 -1 करके अगर मैं यहां पे डिनोमिनेटर को स्प्लिट करता हूं तो क्या होगा, डिनोमिनेटर को अगर मैं स्प्लिट करता हूं तो ऐसा कुछ एक्सप्रेशन मेरे पास में आ रहा है। अब ये कट के 1 हो जाएगा, तो यहां पर आ रहा है 1 - 1/1 + x, ठीक है। इस तरह का एक्सप्रेशन आपके इसमें यहां पर अभी बन रहा है। नाउ इफ दिस इज द एक्सप्रेशन दैट यू आर गेटिंग, तो मुझे बताओ कि आपका जो इनपुट है x, उसके ऊपर तो रिस्ट्रिक्शन है कि दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अगर यहां पे हम कहते हैं कि x इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, जो कि दिया हुआ है क्वेश्चन में,
राइट, देन दिस इज समथिंग पॉजिटिव, मतलब 1 में से कुछ ना कुछ पॉजिटिव सब्ट्रैक्ट ही होने वाला है। अगर 1 में से कुछ ना कुछ अगर सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो आपका फंक्शन का मैक्स टू मैक्स वैल्यू ही कितना बन पाएगा, 1 बन पाएगा, उससे आगे तो ये जा ही नहीं सकता, राइट। अगर मैं यहां पे देखता हूं कि यार मैं इसको कितना बड़े से बड़ा बना सकता हूं, तो मैं चाहूंगा कि मैं कम से कम वैल्यू सब्ट्रैक्ट करूं। अगर मैं कम से कम वैल्यू सब्ट्रैक्ट करना चाहता हूं तो मैं चाहता हूं कि डिनोमिनेटर बड़े से बड़ा बने, ठीक है ना। सो अगर मैं यहां पे अपने fx की मिनिमम वैल्यू निकालना चाहता हूं तो मैं चाहूंगा कि मेरा यहां पे 1 में से कम चीजें, फिर से यहां पे नोटिस करो, 1 में से मैं कम से कम कुछ सब्ट्रैक्ट करूंगा तो बड़ी से बड़ी वैल्यू fx की, अच्छा सॉरी मैक्सिमम, चलो पहले डिस्कस करूं। अगर मैं fx की बड़ी से बड़ी वैल्यू बनाना चाहता हूं तो मैं चाहता हूं कि 1 में से कम वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो, मतलब ये छोटा वैल्यू क्रिएट करना है। ये अगर आपको छोटा वैल्यू क्रिएट करना है तो डिनोमिनेटर को बड़े से बड़ा करना है। एंड डिनोमिनेटर कितना बड़ा हो सकता है, जो x पे डिपेंड करता है कि x कितना बड़ा हो सकता है। तो x तो आपका इंफिनिटी भी हो सकता है। तो अगर आप यहां पे x को इंफिनिटी करते हो, मतलब x को अगर आप यहां पे टेंडिंग टू इंफिनिटी करते हो तो क्या हो जाएगा, ये आपका 1 अपॉन इंफिनिटी करके 0 को टेंड करेगा। एंड 1 माइनस ऐसी वैल्यू जो 0 को टेंड कर रही है तो ये ऑलमोस्ट 1 ही बन जाएगी, ठीक है ना। मतलब हम यहां पर कह सकते हैं कि उस केस में fx आपका टेंड करेगा 1 पे, ओके। अगर मैं मिनिमम वैल्यू की बात करता हूं तो मैं चाहता हूं कि जितना मैक्स टू मैक्स सब्ट्रैक्ट हो पा रहा है उतना करवा देते हैं, राइट। अगर मैं बड़ी से बड़ी वैल्यू सब्ट्रैक्ट करवाना चाहता हूं, अगर मैं बड़ी से बड़ी वैल्यू सब्ट्रैक्ट कराना चाहता हूं तो मैं चाहूंगा कि आपका डिनोमिनेटर जितना छोटा हो उतना अच्छा। डिनोमिनेटर अगर मैं छोटा करना चाहता हूं तो x की छोटे से छोटे वैल्यू जो मैं डाल सकता हूं दैट इज 0। तो अगर मैं यहां पे 0 डालूंगा तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1 विच विल बिकम 0, ठीक है ना। तो x इक्वल टू 0 डालने पे मेरे पास में y की वैल्यू भी कितनी आ रही है, मतलब fx की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 के बराबर आ रही है। ये क्या हो जाएगा आपका मिनिमम वैल्यू। मतलब जो रेंज का आंसर आना चाहिए वो कहां से कहां तक है, इसको अगर आप यहां पे स्टडी करते हो तो रेंज डायरेक्टली आप यहां पे बता सकते हो। रेंज आपकी निकल कर आ रही है 0 से लेके 1 तक, जहां पे 0 को आप इंक्लूड कर सकते हो, 1 को आप इंक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि x आप बस एक फीलिंग दे रहे हो कि वो इंफिनिटी को टेंड करेगा, मतलब fx की भी आप यहां पे फीलिंग दे रहे हो कि 1 को टेंड करेगा, ठीक है ना। तो 1 एग्जैक्टली नहीं बनेगा, लेकिन 1 को टेंडिंग वैल्यूज हमें मिलती है, इसलिए हम यहां पे ओपन ब्रैकेट के साथ में ऐसी रेंज बता सकते हैं। सो आपने यहां पे क्या नोटिस करना है कि आपका जो कोड डोमेन दिया है वो तो 0 से लेके इंफिनिटी है, जबकि आपकी रेंज बहुत ही छोटी सी निकली है, 0 से लेके 1। इसका मतलब फंक्शन किस कैटेगरी में जाना चाहिए, इसका मतलब फंक्शन आपका इनटू कैटेगरी में जाना चाहिए। तो क्या हो गया यहां पर 1 1 और इनटू यहां पर हो गया है, तो इस चीज को आइडेंटिफाई करके देखते हैं। 1 1 ऑन टू तो नहीं है, 1 1 एंड नॉट ऑन टू, हाँ ये सही है, बिकॉज नॉट ऑन टू इंप्लाइज इनटू। सो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये ओवरऑल आपका यहां पर जो है अंडरस्टैंडिंग है। अगर आपको देखना है तो 2 पार्ट्स में यहां पर हमने सॉल्व किया है, 1 1 के लिए अलग से मेहनत करी है, एंड देन मैनी वन सॉरी उसके बाद में ऑन टू इनटू के लिए अलग से मेहनत करी है, ठीक है ना। दिस इज अ स्टैंडर्ड प्रोसेस, ये हम बाकी सभी क्वेश्चंस में भी देखेंगे। एक क्वेश्चन और करते हैं, जैसे यहां पर अभी थोड़ा सा ही चेंज किया है, यहां पे अगर आप नोटिस करते हो तो यहां पे x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर कर दिया है, राइट। अच्छा ध्यान ये देखने वाली बात है कि यहां पर आपका जो कोड डोमेन है वो भी इन्होंने काफी सोच समझ के दिया, ऐसा लग रहा है -½ से लेके ½ तक दिया है, ऑलराइट। ठीक है, तो अगेन हमारे यहां पर जो पहला वाला पॉइंट था है ना कि f(x1) इक्वल टू f(x2) वाला जो टेक्निक है, उस टेक्निक से हम क्या निकाल सकते हैं, 1 1 है या मेनी वन है, उसके ऊपर कुछ ना कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हैं, राइट। सो इस बार भी वैसे ही स्टार्ट करते हैं। लेट अस सी कि क्या हम यहाँ पे है ना आगे चल के इक्वेशन क्रिएट कर पाएंगे। सो अगर मैं x1 इनपुट में डालता हूं तो दिस बिकम्स x1 अपॉन 1 प्लस x1 का स्क्वायर एंड दिस बिकम्स x2 अपॉन 1 प्लस x2 का स्क्वायर। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे x1 प्लस x1 x2 स्क्वायर बन रहा है एंड यहाँ पे x2 प्लस x1 स्क्वायर x2 बन रहा है। अगर मैं दोनों टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में पुश करता हूं तो x2 को इसके साथ में मिला के मैं कर सकता हूं x1 माइनस x2 वाला ब्रैकेट, इस तरह से एक ब्रैकेट क्रिएट कर लेते हैं। एंड वैसे ही इन दोनों को साथ में लेके जब मैं यहां पे देखूंगा और x1 x2 कॉमन निकालूंगा, सो मेरे पास में यहां से बचेगा x2 एंड यहां से बचेगा माइनस x1। ध्यान से देख लो, अगर आपको एक स्टेप और बीच में करना है तो कर सकते हो, समझे क्या क्या है हमने यहाँ पे पहले दोनों टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में भेजा है और यहाँ पे थोड़ा सा हमने यहाँ पे चीजें कॉमन निकाल के लिख ली है। नाउ आई कैन टेक x1 माइनस x2 कॉमन ऑल्सो। अगर मैं x1 माइनस x2 कॉमन निकालता हूं तो क्या होगा, x1 माइनस x2 कॉमन निकाल के यहाँ पे तो 1 बचेगा, लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखो पहले माइनस साइन बाहर देना पड़ेगा एंड देन आप कॉमन निकाल पाओगे। दैट्स व्हाई दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू गेट द एक्सप्रेशन। सो अब यहां पर देखो क्या हो रहा है, यहां पर एक्चुअली आपके दो कंक्लूजन्स ड्रॉ हो रहे हैं। आप ये भी बोल सकते हो कि दिस वैल्यू बिकम्स 0, इफ दिस वैल्यू बिकम्स 0 देन x1 हैज टू बिकम इक्वल टू x2, बट दिस कैन आल्सो बिकम इक्वल टू 0, मतलब x1 x2 का वैल्यू 1 भी हो सकता है, समझे। यही है यहां पर हमारा मेन आइडिया।
अगर मैं इस कंडीशन से स्टार्ट करता हूं कि मुझे f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 चाहिए, तो क्या मेरा जो कंक्लूजन है वो बस इतना ही है कि x1 इक्वल टू x2 करना पड़ेगा, या कुछ और भी चल सकता है? अगर कुछ और भी चल सकता है मतलब ये मैनी वन हो गया। आपको एक बार इस क्वेश्चन में चेक करके दिखा रहा हूं, लेकिन आगे से चेक मत करना। अगर आपके पास में ऐसा डेफिनेशन लिख के ओनली x1 इक्वल टू x2 कंक्लूड होता है, मतलब वो वन वन की यहां पर जो है कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, और अगर यहां पे अपार्ट फ्रॉम x1 इक्वल टू x2 और भी कुछ चीज अगर आपको मिलती है तो ये मैनी वन की कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। ठीक है ना? चेक कैसे करके दिखाऊंगा मैं आपको। चेक करने के लिए यहां पर मैं इस कंडीशन को यूज करता हूं। लेट से मैंने यहां पर x1 को मान लिया है 2 के बराबर और x2 को मान लिया है 1/2 के बराबर, तो ऑब्वियसली दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना हो गया? 1 के बराबर। सो एक्सपेक्टेड ये है कि 2 और हाफ डाल के सेम आंसर आना चाहिए। दैट इज व्हाट दिस इंप्लाइज कि ये दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं अगर उनका प्रोडक्ट इनपुट का 1 के बराबर है तो। लेकिन एक बार करके देख लेते हैं, निकालने में क्या दिक्कत है। तो f ऑफ 2 अगर आप निकालते हो तो ये 2/5 बनेगा, दिख रहा है सारे बच्चों को। एंड f ऑफ हाफ अगर आप निकालते हो तो ये हाफ अपॉन 1 प्लस 1/4 बनेगा। सिंप्लीफाई करके ये भी 2/5 ही आ रहा है, मतलब हो गया ना मैनी वन। फॉर 2 डिफरेंट वैल्यूज यू आर गेटिंग सेम आउटपुट, 2/5 के बराबर ही आंसर यहां पर आपका निकल रहा है, राइट। सो ये जो अभी मैंने ब्लू कलर से किया है इसको यहां पे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ये क्या है? सिंपली आपका चेक है। क्या है? ये सिंपली एक चेक है जो हम यहाँ पे, क्योंकि क्लास में पहली बार ये चीज कर रहे हैं तो इसको हम यहाँ पर एक बार करके हमेशा देखते हैं, बट वी डोंट हैव टू डू दिस अगेन एंड अगेन, राइट। सो नाउ सिंस वी हैव डन 2 डिफरेंट क्वेश्चंस, एक के अंदर x1 इक्वल टू x2 वाज द कंक्लूजन, और एक के अंदर अपार्ट फ्रॉम x1 इक्वल टू x2 देयर वाज वन मोर कंक्लूजन जो हम यहाँ पे ला सकते थे, ठीक है ना। तो अब मैं अगर इस स्टेटमेंट को पढ़ के दिखाऊंगा तो आपको ज्यादा सेंस यहाँ पर जो है बनते हुए आएगा। ये कह रहा था स्टेटमेंट हमारा क्या है कि आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है कि इफ f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 इंप्लाइज x1 इज इक्वल टू x2 देन fx इज 1 1, अदरवाइज इन ऑल अदर सिनेरियो इफ यू आर एबल टू इंप्लाई एनीथिंग एल्स। इसका मतलब अगर इंप्लीकेशन यही निकल कर आता है तो फिर तो 1 1 है, बट इन अदर सिनेरियोज आपको यहां पे हमेशा क्या कंक्लूड करना है कि फंक्शन आपका मैनी वन होगा, जैसे कि इस क्वेश्चन में हम करने वाले हैं, ठीक है ना। ये आपका इंप्लाई क्या हो चुका है? इंप्लाइज ये मैनी वन फंक्शन है, ऑलराइट, ठीक है। तो आई गेस अब यहां पे वो जो फर्स्ट पॉइंट की क्लैरिटी थी वो भी यहां पर सभी बच्चों को आ चुकी होगी। एंड नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द रेंज एज वेल। रेंज भी हम यहाँ पे अपने हिसाब से जो बेस्ट तरीका होगा उसको यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। कई सारे अलग अलग तरीके हमने यहाँ पर सीखे थे हमारे पिछले वीडियो में। सो रेंज हमें निकालना क्यों पड़ेगा? क्योंकि ऑन टू इनटू उसी से डिफाइन होता है, राइट। सो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? उसके लिए हम यहाँ पर बेसिकली इसको y के बराबर पिक करते हैं, y इज इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड देन हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो y प्लस वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स आ रहा है। तो हम यहाँ से बेसिकली वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0 ऐसी इक्वेशन जनरेट कर पाए हैं, ठीक है ना। कौन सा वाला प्रोसेस यूज कर रहा हूं मैं यहाँ पे रेंज फाइंड करने का? x इन टर्म्स ऑफ y लिखने वाला जो प्रोसेस है उसको यूज कर रहा हूं। अब x इन टर्म्स ऑफ y जब मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश करूंगा तो ये ऑब्वियसली एक क्वाड्रेटिक बन रही है, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं? x निकालने के लिए फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। सो माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, दिख रहा है क्या? बी स्क्वायर मतलब x का कोएफिशिएंट क्या है? -1, राइट। तो -1 का स्क्वायर ये हो गया, एंड माइनस 4ac, तो a का वैल्यू कितना है? y है, एंड c का वैल्यू भी y ही है, ठीक है ना। सो माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये आपका बेसिकली वैल्यू आएगा, है ना। अच्छा, ये वैल्यू आप तभी लिख सकते हो जब आपका y 0 नहीं है, व्हेन y इज नॉट इक्वल टू 0, ऑब्वियसली। क्योंकि अगर y इक्वल टू 0 है तो फिर तो आप यहां पर क्या कंक्लूड कर रहे हो? x इक्वल टू 0 डायरेक्टली हो जाएगा। अगर y इक्वल टू 0 है, अगर y इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू 0 डायरेक्टली हो जाएगा, विच वी कैन सी डायरेक्टली फ्रॉम हियर ऑल्सो या हियर ऑल्सो। x इक्वल टू 0 डालते हैं तो y की वैल्यू 0 आती है, x इक्वल टू 0 डालते हैं तो y की वैल्यू 0 आती है, ठीक है ना। तो ये तो मतलब हमारे यहाँ पे एक स्टैंडर्ड कंक्लूजन है ही है। बट अगर इफ y इज नॉट 0 देन हाउ टू बेसिकली रिप्रेजेंट x इन टर्म्स ऑफ y, वो यहाँ पे बेसिकली हमने लिखा हुआ है, ओके। सो अब हम यहां पर करते क्या है? जब भी हमने यहां पे x इन टर्म्स ऑफ y लिख दिया है तो इस एक्सप्रेशन की हम डोमेन लिखने की कोशिश करते हैं। इस एक्सप्रेशन की हम डोमेन लिखने की अगर कोशिश कर रहे हैं तो अंडर रूट के अंदर जो आपको यहां पे टर्म दिखाई दे रहा है उसको आपको क्या बोलना पड़ेगा? इसको आपको ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 करवाना पड़ेगा। दैट्स हाउ वी कैलकुलेट डोमेन, इजंट इट? और अगर मैं यहां पे इसके अंदर माइनस मल्टीप्लाई करता हूं तो ये बेसिकली 4y स्क्वायर माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू 0 होता है, विच मेक्स इट 2y माइनस 1 एंड 2y प्लस 1 लेस देन और इक्वल टू 0। सो वेवी कर अगर मैं यहाँ पे प्लॉट करता हूं तो इसके अंदर माइनस हाफ एक क्रिटिकल पॉइंट है, हाफ एक क्रिटिकल पॉइंट है, प्लस माइनस प्लस अगर मैं यहाँ पे मार्क करता हूं देन आई कैन सिलेक्ट
नेगेटिव वाला सेक्शन इंक्लूडिंग द एंड पॉइंट्स, राइट। मतलब आपके यहाँ पे जो सिलेक्शन में आया है दैट इज -½ से लेके हाफ वाला सेक्शन, राइट। और इसका मतलब ये जो आपका लिमिटेशन आया है, ये जो रिस्ट्रिक्शन आया है, किसके ऊपर आया है? वेरिएबल क्या चल रहा है आपका? y। तो y के ऊपर ही आपका यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन अगर ये बना रहा है तो y कहां से कहां तक जा रहा है ये आपको पता चल गया। देयरफॉर y बिलोंग्स टू -½ से लेके हाफ, राइट। -½ से लेके हाफ में देखो जीरो भी इंक्लूड हो रहा है और हम बिना डरे कर रहे हैं। हालांकि ये जो डिस्कशन है आपने कर लिया है कि y नॉट इक्वल टू 0 के लिए ये सारी बातें हो रही थी, तो आइडियली यहां पर आपको दो पार्ट्स में लिखना चाहिए, -½ से लेके 0 एंड देन 0 से लेके हाफ। बट ओवरऑल जब मैं y की बात करूंगा तो y 0 बन सकता है, वो हमने पहले ही देख लिया है, राइट। दैट्स व्हाई दिस कंप्लीट आंसर इज आल्सो ओके फॉर अस, ठीक है ना। तो अगर आप यहां पे कंफ्यूजन हटाना चाहते हैं तो आप इस चीज को यहां से हटा ही दो। इनफैक्ट कंफ्यूजन नहीं, इससे चीजें और ज्यादा क्लियर हो रही थी। लेट अस कीप इट दैट वे, ठीक है ना, कि ये हम बेसिकली y नॉट इक्वल टू 0 के लिए कर रहे हैं एंड y इक्वल टू 0 तो वैसे भी आपके यहाँ पे है ना इंप्लाई कर ही रहा है। हालांकि इसको हम यहाँ पे अलग से लिख सकते हैं, अलग से, कि भाई y इक्वल टू 0 इंप्लाइज x इक्वल टू 0। तो यार x इक्वल टू 0 डालने पे y इक्वल टू 0 आ सकता है, तो आपके आउटपुट में y इक्वल टू 0 आ सकता है। इसको यहाँ पे है ना हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो ओवरऑल अगर मैं यहाँ पे अपनी रेंज की बात करता हूं देन दिस बिकम्स द ओवरऑल रेंज ऑफ द फंक्शन विच इज बेसिकली -½ से लेके हाफ। -½ से लेके हाफ अगर आपका ओवरऑल रेंज निकला है तो एग्जैक्टली वो कोडोमेन के साथ में इस बार मैच कर रहा है। और क्योंकि वो कोडोमेन के साथ में मैच कर रहा है, इसका मतलब ये फंक्शन क्या हो गया है आपका? ऑन टू। ये फंक्शन आपका हो गया है ऑन टू, मतलब क्या हो गया? कॉम्बिनेशन मेनी वन ऑन टू। इस क्वेश्चन में आपका कॉम्बिनेशन बनता है, ठीक है ना। सो मैं अच्छा, लेकिन अब यहाँ पे ऑफिशियल नाम इस्तेमाल हुए हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर बताओ कि मेनी वन मतलब क्या था? मेनी वन मतलब ये इंजेक्टिव नहीं है, नॉट इंजेक्टिव, बट सर्जेक्टिव है। बट सर्जेक्टिव है मतलब बी ऑप्शन यहां पर आपका करेक्ट होना चाहिए, ठीक है ना। विच सेज कि ये सर्जेक्टिव है मतलब ऑन टू है, लेकिन इंजेक्टिव नहीं हो पाया क्योंकि ये मेनी वन है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपके यहाँ पे नाम भी अगर याद होंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। सो दिस आई गेस कंप्लीट्स अगेन द बेसिक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, राइट। जहां पर हमने ये जो स्टैंडर्ड आइडिया है इसको भी यहाँ पे जो है 2 बार अप्लाई कर लिया है, ठीक है ना। एंड ऑब्वियसली रेंज हमने यहाँ पे दोनों क्वेश्चंस में कैलकुलेट करके कोडोमेन के साथ में कंपेयर करी है, राइट। सो डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑन टू एंड इनटू। अब और बेटर क्वेश्चंस यहां पर करते हैं जहां पर आप रियलाइज करोगे कि यार ये आइडिया उतना ज्यादा काम नहीं देगा। 1 एंड मेनी वन के डिस्टिंक्शन में ये जो फर्स्ट वाला थॉट है ये एकदम सिंपल क्वेश्चंस में ही हम इस्तेमाल कर पाते हैं, क्योंकि आप देखो ना यहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ेगा? आपको ऐसी इक्वेशन बना के आपको कंक्लूड करना पड़ेगा कि इज x1 इक्वल टू x2 इज द ओनली सॉल्यूशन और देयर कैन बी अदर वे ऑफ मेकिंग दिस इक्वल टू 0 एज वेल, ठीक है ना। सो दैट्स व्हाई ये हम एकदम सिंपल वाले क्वेश्चन में ही अप्लाई करते हैं। एज सुन एज वी गेट समथिंग डिफिकल्ट वी टेंड टू अवॉइड दैट आइडिया, ठीक है ना। वी टेंड टू अवॉइड दैट आइडिया। हम रादर देन दैट वो जो आगे के दोनों पॉइंट्स हैं जो ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग या फिर मोनोटोनिसिटी से रिलेटेड हैं उनको हम इस्तेमाल करके अपना 1 मेनी वन का डिस्टिंक्शन क्रिएट करना प्रीफर करते हैं, राइट। ऑलराइट, सो अब यहां पर आपको फिर से यहां पर देखना है कि आपके जो डोमेन है वो तो -∞ से लेके इंफिनिटी है। को डोमेन इन्होंने यहां पे -∞ से लेके 1 तक का डिफाइन करके रखा है। एंड फंक्शन की डेफिनेशन इस बार देखो क्या है? 2⁻x -2⁻x अपॉन 2⁻x प्लस 2⁻x। तो पहली बात तो हम यहाँ पे इसको डेफिनेशन को ही थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके है ना यहाँ पे लिखना ट्राई करेंगे। तो क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में? सबसे पहले तो ये काम करते हैं कि यार ऊपर और नीचे 2⁻x मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ऊपर और नीचे अगर मैं 2⁻x मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरा यहां पर जो fx है वो क्या हो जाएगा? 4⁻x - 1 अपॉन 4⁻x प्लस 1। सही बात है। 2⁻x अगर मल्टीप्लाई कर लिया, सो दिस इज हाउ वी कैन बेसिकली राइट द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब अगर मैं यहां पे इसी क्वेश्चन में है ना +1 - 1 अगर न्यूमरेटर में करता हूं, अगेन दीज आर द वेज इन विच वी ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आप अगर यहां पे अपने रेंज को भी अगर देखोगे तो हमने यहां पर क्या बोला है कि अलग अलग तरीके हैं ना यहाँ पे रेंज फाइंड करने के, तो बेस्ट जो तरीका है वो आप इस्तेमाल करो। सो इफ आई फॉलो माय इंस्टिंक्ट, तो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि देखो रेंज निकालने के लिए आई वुड प्रीफर कि यार न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह यहाँ पर x ना हो, किसी एक जगह अगर x होगा तो मैं ज्यादा कंफर्टेबल फील करूंगा, ठीक है ना। तो उसी डायरेक्शन में यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं। तो मैंने क्या किया? +1 क्या है, -1 क्या है, एक -1 पहले से था तो -2 हो गया है, ठीक है ना। और डिवीजन में कितना आएगा? 4⁻x प्लस 1 एंड 4⁻x प्लस 1। तो यहां पर तो क्या हो जाएगा? चीजें आपकी कैंसिल हो जाएंगी और ये हो जाएगा सीधे सीधे 1 एंड -2 अपॉन आपको यहां पर क्या मिल रहा है? 4⁻x प्लस 1 मिल रहा है। नाउ आपको ये जो एक्सप्रेशन है ये काफी बढ़िया एक्सप्रेशन आ चुका है जहां से हम कई सारी चीजें कंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है ना। एंड इफ यू कैन कंक्लूड विद लीस्ट कैलकुलेशन तो वो हमारे लिए बेस्ट होगा। तो सुनो, आप क्या यहां पर देख पा रहे हो कि यार आपके पास में 4⁻x नाम का एक फंक्शन है,
विच इज द मेन फंक्शन, ऐसा आप यहां पर मान सकते हो, ठीक है ना। 4 सो 4 कैसा है, e का ही भाई है ये। 4 कैसा है, e का ही भाई है। इस तरह से इंक्रीज होने वाला आपका एक फंक्शन आएगा विच गारंटीज की 4 इंक्रीजिंग फंक्शन है, मोनोटोनिक फंक्शन है। अगर आप इसके अंदर 1 ऐड कर दोगे तो हर एक वैल्यू थोड़ी थोड़ी बड़ी हो जाएगी, बट स्टिल द इंक्रीजिंग नेचर विल स्टे, ठीक है ना। तो 4 + अभी भी आपका कैसा होगा, एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, इंक्रीज करेगी वैल्यू। जितना बड़ा x डालोगे उतना ज्यादा 4 बड़ा होगा, उसके अंदर 1 ऐड करोगे तो उतना ही बड़ा होगा, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर देता हूं तो क्या दिक्कत है कि अब आप कह रहे हो कि आपका डिनोमिनेटर धीरे धीरे बड़ा होते जा रहा है। तो यार अगर आपका डिनोमिनेटर धीरे धीरे बड़ा होते जा रहा है तो फ्रैक्शन तो एक्चुअली छोटा होते जा रहा है ना, फ्रैक्शन तो आपका छोटा होते जा रहा है, राइट। अच्छा, फ्रैक्शन आपका छोटा होते जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके अंदर अगर आप यहां पे 2 मल्टीप्लाई भी कर दोगे तो ओवरऑल अभी भी वैल्यू आपकी छोटी होती जा रही है। क्या दिक्कत है ये बोलने में, वैल्यू अभी भी आपकी छोटी ही होती जा रही है, राइट। अच्छा, तो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूं ये ब्रैकेट मेरा छोटा होते जा रहा है, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूं ये ब्रैकेट मेरा छोटा होते जा रहा है। तो मैं धीरे धीरे 1 में से छोटी वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो मुझे बड़ी वैल्यू मिलेगी क्या। तो क्या मैं कह सकता हूं कि आपका जो एक्चुअल फंक्शन है fx विच इज बेसिकली 1 - 2/4 + 1 ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि आपका ये वाला जो ब्रैकेट है हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि यार ये कम होते रहेगा। अगर ये आपका कम होते जा रहा है तो आप कम चीजें सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, अगर आप कम वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो धीरे धीरे आपका आंसर बड़ा होते जा रहा है। तो fx का वैल्यू बढ़ते जा रहा है विद टाइम, राइट। सो ये आपका कंक्लूजन अगर आता है कि fx आपने कंक्लूड कर दिया कि यार ये आपका एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो हो गया फिर काम आपका। क्योंकि आपने बोल दिया कि fx आपका इंक्रीजिंग है, मतलब fx आपका क्या है, मोनोटोनिक फंक्शन है, इंप्लाइज fx इज मोनोटोनिक। एंड मोनोटोनिक ऑटोमेटिकली इंप्लाइज कि आपका 1 फंक्शन होना चाहिए, समझे क्या। मोनोटोनिसिटी इंप्लाइज कि आपका 1 फंक्शन है, इसको तो हमने यहां पे डिस्कस कर ही लिया है, राइट। सो ये जो मैंने आपको लिख के दिखाया है, इतना लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है, आगे से आप यहां पे खुद ही सोच सकते हो। यहां पे ऐसे ही बस बातें करते करते आप यहां पर बोल सकते हो कि हाँ यार ये तो 1 ही बनेगा, और 1 बनेगा तो फिर ये आपका ये मतलब मोनोटोनिक बनेगा, और मोनोटोनिक बनेगा तो फिर ये 1 कंक्लूड डायरेक्टली आपका हो जाएगा, ठीक है ना। सो दैट्स व्हाई दिस क्वेश्चन एक्चुअली इज इजी इफ यू एक्चुअली स्टार्ट इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन, राइट। अब सोचो, अगर आपने ऑलरेडी यहां पर ये बोल दिया है कि ये फंक्शन आपका कैसा है, ये इंक्रीज होने वाला फंक्शन है, तो मैं इसके अंदर जितनी बड़ी वैल्यू डाल सकता हूं उतनी बड़ी वैल्यू डालता हूं और देखता हूं कि मेरा आउटपुट कितना आ रहा है। और अगर मैं यहां पे जितनी छोटी वैल्यू डालूंगा उतना छोटा आंसर आएगा। इंक्रीजिंग फंक्शन की यही कहानी होती है, राइट, कि जितना बड़ा इनपुट डालोगे उतना बड़ा आंसर देगा, जितना छोटा इनपुट डालोगे उतना छोटा आंसर देगा। तो अगर मैं यहां पे अपने इनपुट आउटपुट का कॉम्बिनेशन देखता हूं, ठीक है ना, तो मेरा यहां पे जो लीस्ट इनपुट है वो क्या है, इनपुट अगर मैं लीस्ट देखता हूं तो दैट इज -∞, और -∞ अगर मैं यहां पे इनपुट डाल देता हूं तो जो मेरे पास में आंसर आएगा वो बेसिकली मेरे आउटपुट का लीस्ट वैल्यू होना चाहिए, वो मेरे आउटपुट का लीस्ट वैल्यू होना चाहिए, ठीक है ना। तो आप यहां पे नोटिस करो कि वो कितना बन रहा है, आउटपुट इस पॉइंट पे अगर मैं कैलकुलेट करता हूं देन दैट वुड बी हाउ मच, 1 - 2/4 ∞ + 1। नाउ व्हाट इज 4 ∞? 1/4 4 इज इंफिनिटी, तो 1/∞ बिकम 0, मतलब 4 इज 0। ये अगर आपका 0 है तो ये 2/1 मतलब 2 है, ये ब्रैकेट अगर आपका 2 है तो 1 - 2 आपका -1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। सो आउटपुट यहां पे अल्टीमेटली जो निकल कर आ रहा है दैट इज -1 के बराबर, समझे। सो लीस्ट आउटपुट जो आप क्रिएट कर सकते हो, लीस्ट इनपुट पे जो आप लीस्ट आउटपुट क्रिएट कर सकते हो दैट इज -1। वैसे ही आप यहां पे एक बार मैक्सिमम की भी बात कर लो। अगर आप यहां पे देखते हो तो इनपुट आपका जो सबसे बड़ा हो सकता है वो कौन सा है, इंफिनिटी। अगर आप आउटपुट नोटिस करते हो तो इंफिनिटी डाल के क्या हो जाएगा, 1 - 2/4 + 1। ऑब्वियसली दिस बिकम्स ब्रैकेट बिकम्स 0, क्योंकि 4 इज इंफिनिटी + 1 करके भी इंफिनिटी 2/∞ 0, और इसलिए आपका आउटपुट यहां पर क्या बनेगा, +1 के बराबर बनेगा। सो आपने सबसे बड़े इनपुट पे सबसे बड़ा आउटपुट जनरेट किया है विच इज इक्वल टू 1, या टेंडिंग टू 1 कह सकते हो, इसको भी आप टेंडिंग टू -1 कह सकते हैं, क्योंकि एक्चुअली -∞ और +∞ कभी हम डाल नहीं सकते हैं, वो तो हमने लिखने के लिए लिख लिया इस तरीके से, लेकिन वो कोई वैल्यूज नहीं है ना।
इसलिए यहां पे भी जो हम बेसिकली फील कर रहे हैं वो ये है कि -1 तक जा सकता है और ये 1 तक जा सकता है, तो इसको हमें ओपन ब्रैकेट के साथ में बोलना पड़ेगा। तो रेंज का वैल्यू यहां पर जो आपको निकल कर आएगा दैट वुड बी -1 से लेके 1 तक ओपन इंटरवल में, ठीक है ना। देयरफॉर रेंज जो आप यहां पे कंक्लूड कर सकते हो दैट वुड बी -1 से लेके 1, विच इज ऑब्वियसली लेसर देन द कोडोमेन दैट दे हैव टेकन। इन्होंने कोडोमेन के अंदर 1 से छोटा तो लिया लेकिन -∞ तक ड्रैग कर दिया उसको, जबकि हम आउटपुट को -1 तक ही लेके जा पा रहे हैं, राइट। तो ये हो गया है इनटू, ये हो गया है आपका इनटू फंक्शन, ठीक है ना। अब नोटिस किया आपने कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने कितना अलग सा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने कितना अलग सा यहां पर जो है अप्रोच फॉलो किया है। देखने में अलग सा लग सकता है आपको इनिशियली, बट यू विल हैव टू बी ओपन टू द आइडियाज कि हम यहां पे एक्चुअली एनालिसिस अपने अपने तरीके से यहां पर जो है कर सकते हैं फंक्शन के अंदर, ठीक है ना। कोई ऐसा सेट प्रोसेस नहीं कि मैं हर बार नहीं ऐसे ही करूंगा, या फिर नहीं हर बार में यहां पर रेंज निकालने के लिए ये वाला जो x इन टर्म्स ऑफ y वाला आइडिया है वही इस्तेमाल करूंगा, नहीं। वी हैव लॉट ऑफ डिफरेंट वेज ऑफ कैलकुलेटिंग रेंज, वी हैव लॉट ऑफ डिफरेंट वेज ऑफ कंक्लूडिंग वेदर द फंक्शन इज 1 1 और many 1। सो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन आपको वर्किंग अपनी यहां पे करते आनी चाहिए, ठीक है ना। सो दैट इज द मेन आइडिया। लर्निंग भी आपके यहां पर जो है अलग अलग क्वेश्चंस की हम यहां पे इसलिए इस तरीके से ले रहे हैं क्वेश्चंस कि आपको सारी चीजें इसी वीडियो में देखने के लिए मिल जाए कि क्या क्या करना पड़ सकता है, ऑलराइट, ठीक है। अगर मैं आगे देखता हूं, अच्छा, और ऐसा नहीं है कि इस क्वेश्चन को दूसरे अप्रोच से सॉल्व नहीं कर सकते हैं, आप यहां पे कर सकते हो इसको, यहां पे आप इसको y बोल दो, ठीक है ना। y बोल के आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, फिर आप यहां पे 4 की वैल्यू निकालो, दोनों साइड लॉग ले लो टू द बेस 4, तो x इन टर्म्स ऑफ y आ जाएगा, x इन टर्म्स ऑफ y आ जाएगा, तो वहां से भी आप y के ऊपर रिस्ट्रिक्शन अगर निकालोगे तो आपको रेंज का वैल्यू मिलेगा। रेंज का वैल्यू कितना मिलेगा आपको, ऑब्वियसली ये मिलेगा फिर से -1 से लेके 1। बट ये कितना शानदार टेक्निक है ना, ये जो हमने किया इसके अंदर कोई भी खास एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमने पहले ही कंक्लूड कर दिया कि मोनोटोनिक है, तो मोनोटोनिक के अंदर रेंज अगर निकालना है तो छोटे पे छोटा आंसर आता है, बड़े पे बड़ा आंसर आता है, ये यूज कर लिया हमने, ठीक है ना। लेट अस टेक अप अनदर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, अगर मैं आपको कहता हूं कि fx आपका 2x प्लस साइन एक्स है, तो आपको सिंपली अगर बताना है कि आपका है ना क्या कैटेगरी का ये फंक्शन है, तो आप यहां पर क्या कर सकते हो, इस बार अब मोनोटोनिसिटी चेक करने के लिए आप डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है ना। एंड ये चीज भी हमने कहा है अपने पिछले वीडियो में, रेंज के डिस्कशन में डिस्कस करा है कि अगर मैं यहां पे डेरिवेटिव निकालता हूं तो ये 2 प्लस cos x आएगा। नाउ cos x की वैल्यू जो है आपकी -1 से लेके 1 तक ही हो सकती है। अब -1 भी अगर ये हो जाए तो भी 2 के साथ में मिलकर तो पॉजिटिव वैल्यू जनरेट कर रहा है, राइट। मतलब मैं अगर यहां पे कोई सा भी x इनपुट में डालने की परमिशन दे दूं फर्क नहीं पड़ता, डेरिवेटिव तो मेरा यहां पे ग्रेटर देन 0 आ रहा है, ये गारंटीड है। और कभी भी आपके पास में ऐसा फंक्शन आता है जिसका डेरिवेटिव ऑलवेज पॉजिटिव है, मतलब ये गारंटी करता है कि ये आपका एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये क्या गारंटी करता है कि आपका ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है ना। इंक्रीजिंग फंक्शन में हमेशा ही आप क्या नोटिस करते हो, इंक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन अगर आप लेट से e⁻x के साथ में समझने की कोशिश करो या log x के साथ में समझने की कोशिश करो, ठीक है ना, तो डेरिवेटिव मतलब क्या होता है, टेंजेंट का स्लोप। डेरिवेटिव की वैल्यू मतलब टेंजेंट का स्लोप एट एनी पॉइंट। सो अब कहीं पर भी आप टेंजेंट बना के देखो, आपको जो टेंजेंट मिलेगी वो पॉजिटिव स्लोप की टेंजेंट मिलेगी। कैसे मिलेगी, पॉजिटिव स्लोप की टेंजेंट आपको दिखने वाली है। इज दैट राइट? ये आइडिया होता है बेसिकली डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 का, ठीक है ना। डेरिवेटिव अगर आपका ग्रेटर देन 0 आया मतलब टेंजेंट का स्लोप किसी भी पॉइंट पे पॉजिटिव आ रहा है, और टेंजेंट का स्लोप अगर पॉजिटिव आ रहा है तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन होती है, राइट। और अगर ये इंक्रीजिंग है मतलब ये मोनोटोनिक है, और मोनोटोनिक है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये 1 1 है फॉर श्योर, इसमें तो कोई शक नहीं। हमें फर्दर यहां पे कुछ भी और देखने की जरूरत नहीं है, 1 1 डायरेक्टली यहां से मैं कंक्लूड कर सकता हूं। नाउ व्हाट अबाउट द रेंज ऑफ द फंक्शन, क्योंकि यहां पे जो आपका कोडोमेन दिया हुआ है वो तो R दिया हुआ है। कोडोमेन अगर R दिया है तो रेंज भी R आनी चाहिए, तब जाके यहां पर आपका ऑन टू फंक्शन बनेगा, अदरवाइज इनटू हो जाएगा। तो फिर से हम पिछले वाले क्वेश्चन में जो आइडिया अभी हमने जनरेट किया है उसी को यहां पे फॉलो अप करके यूज कर सकते हैं कि यार अगर ये इंक्रीजिंग फंक्शन है तो फंक्शन का जो मिनिमम वैल्यू आएगा वो मिनिमम इनपुट पे आएगा, ठीक है ना। fx का जो मिनिमम आएगा वो कब आएगा, जब मैं मिनिमम इनपुट दूंगा विच इज -∞। -∞ क्यों, क्योंकि r का मतलब ही होता है -∞ से लेके इन्फिनिटी, ठीक है ना। तो सबसे छोटा इनपुट हम -∞ इसको दे सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब आपका जो फंक्शन का मिनिमम वैल्यू बनता है वो कितना आ जाएगा, -∞। अगर आप यहां पे इनपुट में डालते हो तो ये -∞ ही बन रहा है क्या, देखो जरा ध्यान से। साइन की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन की वैल्यू कुछ तो आएगी बिटवीन -1 और 1, तो वो इमटेरियल है ना। -1 से लेके 1 के बीच वाली कोई फाइनाइट क्वांटिटी है, लेकिन यहां पे हो जाएगा -2 टाइम्स ऑफ इन्फिनिटी विच इज अगेन रिप्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से -∞ ओनली, ठीक है ना। सो आप इसका मतलब एक ग्राफ ऐसा इमेजिन कर रहे हो
क्या कर रहे हो, आप एक ऐसा ग्राफ इमेजिन कर रहे हो जिसमें आपने अगर -∞ डाला तो आपको -∞ ही मिला, मतलब यहां कहीं आप कॉर्नर में एक डॉट इमेजिन कर रहे हो एज द मिनिमम वैल्यू, ठीक है ना। ऐसे ही अगर आप यहां पे इसको आगे प्रोसीड करते हो और fx की मैक्सिमम वैल्यू निकालने की कोशिश करते हो, राइट, तो आप यहां पे कितना बड़ा इनपुट डाल सकते हो, इन्फिनिटी। आर का मतलब होता है -∞ से लेके इन्फिनिटी। इन्फिनिटी अगर मैंने इसके अंदर इनपुट डाल दिया तो अगेन आप यहां पर सोचो कि आउटपुट के साथ में क्या खेल होगा, कि भाई साइन ऑफ इन्फिनिटी विल बी समथिंग बिटवीन -1 एंड 1, नो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ इन्फिनिटी विच इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इन्फिनिटी ओनली, ठीक है ना। सो इन्फिनिटी डालने पे आपके पास में इन्फिनिटी आता है, इन्फिनिटी डालने पे आपके इसमें इन्फिनिटी आता है, राइट। अच्छा, और 0 डाल के 0 आता है, ये हमें बीच में से अलग से एक पॉइंट पता है, उसका कोई खास बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता वैसे तो, लेकिन आप यहां पे सोच सकते हो कि यार ये कहानी कैसे चलने वाली है। आपका ग्राफ इंक्रीजिंग है और ये -∞ से लेके इन्फिनिटी तक इस तरह से ग्रो करके जाने वाला है, ठीक है ना। एंड इसका जो ग्राफ आएगा ये कुछ ऐसा ऊपर नीचे हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, राइट, 0 से भी यहां पर ये पास होगा, लेकिन इस तरह से जो भी आपके यहां पर ग्राफ ये बनेगा, है ना, उसको अगर आप देखते हो तो इट इज कवरिंग एवरीथिंग, है ना। शैडो लेके देखना वाला थॉट भी हमने डिस्कस किया रेंज के अंदर। आपके पास में अगर ग्राफ है, भले ही वो रफ ग्राफ ही क्यों ना हो, आपके इसमें अगर ग्राफ है तो आप यहाँ पे अगर शैडो लेते हो तो यहाँ पे -∞ से लेके +∞ तक सारा ही यहाँ पे y एक्सिस आपका कवर हो जाएगा। मतलब इसकी रेंज वाकई क्या है, इसकी रेंज वाकई r के बराबर है, और रेंज अगर इसकी r के बराबर है तो ये कोडोमेन के साथ में मैच कर रहा है और इसलिए ये ऑन टू फंक्शन की कैटेगरी में जाएगा। तो ये क्या हो गया है, 1 1 एंड ऑन टू, बेस्ट वाला कॉम्बिनेशन यहां पर ये बन गया है। क्या बन गया है, 1 1 एंड ऑन टू, है ना, मतलब बाइजेक्टिव फंक्शन यहां पर आपको मिल गया है, 1 1 to 1 एंड ऑन टू, मतलब फर्स्ट ऑप्शन ही इस केस में आपका करेक्ट हम मार्क कर सकते हैं। समझे क्या? आप जब यहाँ पे थोड़ा और अपने कैलकुलस के साथ में यहाँ पे पढ़ाई आगे बढ़ाओगे, है ना, तो आपको यहाँ पे ये जो इंक्रीजिंग फंक्शन है या मैक्सिमम मिनिमम का थॉट है या डेरिवेटिव निकालने का यहाँ पर आपका एक ईज है, वो आपका धीरे धीरे बढ़ेगा। तो हो सकता है कि अभी आपको ऐसा लग रहा हो कि ओके दिस इज टू मच टू टेक, है ना, एट दिस पॉइंट, बट विद टाइम यू विल रियलाइज कि दीज आर वन ऑफ द इजियर क्वेश्चंस। इसके कंपैरिजन में कैलकुलस में आगे चल के मोनोटोनिसिटी के या मैक्सिमम मिनिमम के हम और भी बेहतरीन क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है ना। सो डोंट वरी, है ना, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड रिकॉल द कॉन्सेप्ट्स व्हेनेवर रिक्वायर्ड। ऑलराइट, ठीक है। अगर मैं इस सवाल में देखता हूं तो अब यहां पर देखो कुछ अननोन्स आपको यहां पर फाइंड करने वाले सवाल भी आ सकते हैं, जैसे यहां पर फंक्शन में ए अननोन इन्होंने देख रखा है, ठीक है ना। और क्या बोल रहे हैं यहां पे कि fx आपको यहां पर जो दिया है ये है 1 1। अब बताओ कि ए कहां से कहां तक आप ले पाओगे, राइट। सो अभी अभी हमने जो डिस्कशन किया था उसी को यहां पे हम फर्दर इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या डिस्कशन किया था कि यार मोनोटोनिसिटी इंप्लाइज 1 1, मोनोटोनिसिटी इंप्लाइज 1 1। तो अगर मैं यहां पे 1 1 ऑलरेडी बोल रहा हूं कि इसको बनाना है, कुछ भी करके 1 1 बनाना है ना, fx को 1 1 बनाना है, a क्या होना चाहिए बताओ, a को हम कहां से कहां तक वैल्यू दे सकते हैं ये बताओ। तो हम बोलेंगे कि यार आप ना वो सभी वैल्यूज दे सकते हो a को जिसके लिए fx एक मोनोटोनिक फंक्शन हो जाए। अब fx आपका मोनोटोनिक फंक्शन हो रहा है, मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन हो रहा है या फिर डिक्रीजिंग फंक्शन हो रहा है, ये डिपेंड किस पे करता है, ये डेरिवेटिव के वैल्यू पे डिपेंड करता है, ठीक है ना, कि f' आपका ग्रेटर देन 0 है कि लेस देन 0 है, राइट। सो f' निकालना तो पड़ेगा कम से कम, तभी तो हम आगे कुछ डिस्कशन करेंगे उसके ऊपर। सो फर्स्ट थॉट इज टू फर्स्ट कैलकुलेट f', ठीक है ना। सो f' अगर निकालते हैं तो यहां पर ये तो कांस्टेंट है, x³ का डिफरेंशिएशन 3x² आएगा। सो 3 यहां पे आगे लिख के x² बाद में लिख लेते हैं, ठीक है ना। क्या हुआ है, x³ का डिफरेंशिएशन हो गया 3x², फिर यहां पे x² का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, तो यहां पे फिर से वही काम करते हैं, 2 इधर और x इधर लिख लेते हैं, एंड आगे आपका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3 के बराबर, ठीक है ना। सो अगर इस तरह से आपका f' अगर निकलता है, राइट, इसको आप थोड़ा सा और एक 3 कॉमन निकाल के सिंप्लीफाई भी करके रख सकते हो। 3 अगर आप कॉमन निकालोगे यहां से तो आपको यहां पे 4a - 7 के साथ में x² मिल रहा है, यहां से 3 कॉमन निकालोगे तो 2 के साथ में आपको a - 3 एंड देन x मिलेगा और यहां पे 1 मिलेगा, राइट। सो व्हाट वी वांट इज कि डेरिवेटिव का जो आपका वैल्यू है ना, या तो ये ऑलवेज पॉजिटिव आना चाहिए या फिर ऑलवेज नेगेटिव आना चाहिए। समझो, अगर ये ग्रेटर देन 0 आता है या फिर f' हमेशा ही लेस देन 0 आता है तो मोनोटोनिसिटी गारंटी हो जाएगी। फिर भले ही इस केस में इंक्रीजिंग गारंटी हो रही है, इस केस में डिक्रीजिंग गारंटी हो रही है, लेकिन दोनों में से कोई भी एक सिनेरियो अगर आ जाता है तो मोनोटोनिसिटी गारंटी हो जाती है, राइट। क्या अगर आपकी मोनोटोनिसिटी गारंटी यहां पे अगर हो जाती है इन दोनों ही सिनेरियोज में, तो आप यहां पे क्या बोलते हो कि अच्छा इसका मतलब एक क्वाड्रेटिक है, जो आपके सामने है वो एक क्वाड्रेटिक है।
आपको क्वाड्रेटिक ऑलवेज पॉजिटिव कराने की कोशिश करना है या फिर ऑलवेज नेगेटिव कराने की कोशिश करना है? आपको क्वाड्रेटिक को ऑलवेज पॉजिटिव या फिर ऑलवेज नेगेटिव कराने की अगर कोशिश करना है, मतलब क्या है इसका? क्वाड्रेटिक का एक बार जो है फिर से रिकॉल करके देखो। किसी भी क्वाड्रेटिक को अगर आपको ऑलवेज पॉजिटिव करना है या फिर ऑलवेज नेगेटिव करना है, मतलब ग्राफ ऑलवेज पॉजिटिव का ऐसा बनता है, ऑलवेज नेगेटिव का ऐसा बनता है। दोनों में ही सेम बात क्या है कि यार ये एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहे हैं, मतलब दोनों में ही ये गारंटी है कि आपका डिस्क्रिमिनेंट कैसा होगा? लेस देन 0 होगा। उस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट अगर लेस देन 0 है, अगर आप ये बात गारंटी कर लेते हो, तो आपका यहां पे भले ही ये अपवर्ड फेसिंग बने या डाउन फेसिंग बने, उससे फर्क नहीं पड़ रहा। अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है और ये अगर अपवर्ड फेसिंग बनवा देगा तो ऐसा ग्राफ बनेगा, अगर ये डाउनवर्ड फेसिंग बनवा देगा तो ऐसा ग्राफ बनेगा। दोनों में ही हमें चल जाएगा। हमें गारंटी क्या करना है? ऐसा तो नहीं है कि हमें इंक्रीजिंग की गारंटी लेना है या डिक्रीजिंग की गारंटी लेना है, हमें मोनोटोनिसिटी की गारंटी लेना है, विच एक्चुअली इंक्लूड्स बोथ ऑफ दीज आइडियाज। ठीक है ना? तो आपको बस इतना ही करना है कि यार डिस्क्रिमिनेंट इस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक का लेस देन 0 होना चाहिए। इफ समहाउ यू कैन गारंटी दैट, तो ये क्वेश्चन में फंक्शन आपका 1 1 हो जाएगा। इस बात की गारंटी आपको मिल जाएगी। दैट इज हाउ यू नीड टू बेसिकली सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ऑलराइट, सो डिस्क्रिमिनेंट देखना कोई खास मुश्किल काम नहीं है। बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर हो जाएगा आपका 4 टाइम्स ऑफ a माइनस 3 का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4a, a का वैल्यू है आपका 4a माइनस 7 एंड c का वैल्यू आपका 1 के बराबर, ये लेस देन 0 होना चाहिए। 4 सेक्रीफाइस करवा देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 माइनस 4a प्लस 7, ये हो जाएगा लेस देन 0, मतलब यहाँ पे आ रहा है क्वाड्रेटिक a स्क्वायर माइनस 10a प्लस 16 लेस देन 0। तो ये काफी इजीली हो जाएगा फैक्टराइज, फैक्टराइज होके आ जाएगा आपका ये 10x था, राइट, 10a था, सॉरी। ऑलराइट, सो आपके इसमें यहाँ पे क्या आ जाएगा फैक्टराइज करके, a माइनस 2 इंटू a माइनस 8 इज लेस देन 0। अगेन बेबी करके ऊपर अगर आप जाते हो, सो 2 एंड 8 क्रिटिकल पॉइंट से प्लस माइनस प्लस करके आपको नेगेटिव वाला पिक करना है। लेस देन 0 मतलब a का वैल्यू होना चाहिए 2 से लेके 8 के बीच में। ठीक है ना? a कहां से कहां तक हो सकता है? 2 से लेके 8 के बीच में हो सकता है, और यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर भी बनता है। ठीक है ना? सो 2 से लेके 8 मतलब ए ऑप्शन आपका करेक्ट होना चाहिए। ठीक है? सो ये आइडिया क्या है? ये आइडिया आपका मोनोटोनिसिटी वाला आइडिया है। मोनोटोनिसिटी के लिए क्या करते हैं? डेरिवेटिव को गारंटी से या तो ग्रेटर देन 0 या फिर लेस देन 0 बनवाते हैं, राइट? और वो यहां पे क्योंकि क्वाड्रेटिक बन रहा था तो हमारे पास क्वाड्रेटिक का नॉलेज अलग से था। दैट हैज हेल्प्ड अस टू बेसिकली कंक्लूड कि अच्छा इसको अगर मैं ऑलवेज पॉजिटिव या फिर ऑलवेज नेगेटिव करना चाहता हूं तो एक्चुअली क्या करना है। ये जो हमने किया है ये एक्चुअल प्रोसेस है, राइट, जो हमने फॉलो किया। डन? चलिए और देखते हैं और किस पैटर्न का सवाल आपका यहां पर आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ये वाला। यहां पर देखो क्या हो रहा है। अब ये भी आपका काफी इंटरेस्टिंग पैटर्न है। यहां पर देखो क्या बोल रहे हैं कि आपके पास में जो कोडोमेन है वो नहीं दी है, लेकिन ये बोला है कि ये 1 1 और ऑन टू दोनों हैं। जैसे पिछले क्वेश्चन में 1 1 दिया हुआ था, और 1 1 दिया हो तो आपको ए के ऊपर कमेंट करने के लिए बोला गया था, है ना? ए कहां पे था? ए तो आपके फंक्शन के डेफिनेशन में था। अभी यहां पर इन्होंने बोला है कि ये जो आपका फंक्शन है ये 1 1 और ऑन टू दोनों हैं। अब आपको यहां पे ए और बी जो है वो उनकी वैल्यूज के ऊपर कमेंट करना है कि वो क्या होने चाहिए। और ए और बी कहां नजर आ रहा है आपको? ए और बी अगर आप ध्यान से देखते हो तो ये तो कोडोमेन का ही एक्सप्रेशन क्रिएट कर रहा है, ए और बी, राइट? सो ऑन टू बनाने के लिए आप ये बोलते हो कि जितना भी एफ एक्स अपना रेंज क्रिएट कर पाएगा एग्जैक्टली उतना ही आउटपुट आप उतना ही आप कोडोमेन भी अलॉट कर देना, क्योंकि रेंज अभी हमें यहां पे निकालते आ जाएगी, क्योंकि हमें अपने इनपुट्स पता है कि कहां से कहां तक हमने ले रखे हैं, राइट? सो लेट अस स्टार्ट डिस्कशन। धीरे धीरे यहां पर आपको भी क्लैरिटी आएगी। सो मेन आइडिया क्या है? मेन आइडिया यह है कि हम बेसिकली ई रेज टू जो लिखा हुआ फंक्शन है उसको एनालाइज करना चाहते हैं। ठीक है ना? किसको? इन द सेंस हम यहां पे लेटर से इसको नया नाम दे देते हैं gx, विच इज x क्यूब माइनस 3x प्लस 1। इसका एनालिसिस पहले करना जरूरी है। इसके एनालिसिस को करना है मतलब ये कहां पे इंक्रीज करेगा, कहां पे डिक्रीज करेगा, ये मैं देखना चाहता हूं। ठीक है ना? तो जहां पर भी डेरिवेटिव पॉजिटिव है वहां पे इंक्रीज करेगा, जहां पर भी डेरिवेटिव नेगेटिव वहां पे डिक्रीज करेगा, है ना? इंक्रीज डिक्रीजिंग की ये डेफिनेशन अभी हमने देखी है। ठीक है ना? सो अगर आप इसका डेरिवेटिव निकालते हो तो आपके पास में कितना आ जाएगा? 3x स्क्वायर माइनस 3 आ जाएगा। मतलब 3 कॉमन निकाल के ये x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 जैसा फैक्टराइज करके लिखा जा सकता है। तो अगर मैं वेवी कर यहां पर बनाता हूं तो ये हो जाएगा -1 प्लस 1 एंड प्लस माइनस प्लस अगर मैं करता हूं देन आई कैन क्लियरली सी कि मेरा फंक्शन कहां पे इंक्रीज करेगा, कहां पे डिक्रीज करेगा। ठीक है ना? जहां पे भी डेरिवेटिव का वैल्यू, ये डेरिवेटिव ही है ना, ये जो प्लस माइनस साइन है उसके वैल्यूज ही हैं,
कि कहां पे पॉजिटिव वैल्यू कहां पे नेगेटिव वैल्यू। सो डेरिवेटिव का वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो फंक्शन इंक्रीज करेगा, डेरिवेटिव का वैल्यू अगर नेगेटिव है तो फंक्शन डिक्रीज करेगा, फिर पॉजिटिव तो फंक्शन आपका इंक्रीज करेगा। मतलब इस तरह से ऊपर नीचे होने वाला फंक्शन तो है। लेकिन जैसे आपको मैंने पहला क्वेश्चन कराया था एक्स स्क्वायर वाला, ठीक है ना, इन्होंने भी वही काम किया है। ये एक्चुअल फंक्शन जो है एक्स क्यूब माइनस 3x+1 वो तो क्या कर रहा है, वो ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन आपने अपने इनपुट पे ही क्या लगा दिया, रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि नहीं मैं डिस्कशन ही कहां से कहां तक करना चाहता हूं, मैं डिस्कशन ही -∞ से लेके -1 तक करना चाहता हूं। तो यहां पे क्या गारंटी है कि फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है। इस इंटरवल में ही अगर आप अपने इनपुट को रिस्ट्रिक्ट करके रखते हो तो यहां पे आपका फंक्शन इंक्रीजिंग है, इस बात की गारंटी है। कौन सा वाला, gx वाला फंक्शन। लेकिन अब gx कहां पर है, e के ही पावर में है। तो अगर यहां पे g आपका इंक्रीज करते 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 अपनी वैल्यू बड़ी कर रहा है तो e के सर पे भी यहां पर वैल्यू धीरे धीरे पावर में बड़ी हो रही है। तो ओवरऑल fx का आंसर भी बड़ा ही होगा कि नहीं होगा, क्योंकि e तो अल्टीमेटली एक कांस्टेंट वैल्यू है, उसके पावर में आप जितना बड़ा वैल्यू करोगे उतना ही बड़ा आंसर आएगा, राइट। सो दैट इज व्हाट वी कैन गारंटी नाउ कि भाई आपका जो सर पे लिखा हुआ पावर है विच इज gx, वो इस इंटरवल में इंक्रीज ही करेगा हमेशा। जो आपका सर पे लिखा हुआ पावर है, e के पावर में जो भी एक्सप्रेशन लिखा है वो कैसा है, वो ऑलवेज इंक्रीज करने वाला वैल्यू है। तो अगर वो इंक्रीज कर रहा है, x³ माइनस 3x+1 इज इंक्रीजिंग इन x बिलोंगिंग टू -∞ से लेके -1 implies fx is also increasing in x belonging to -∞ से लेके -1। मतलब 1 तो ये है, इस बात की गारंटी हो चुकी। ये चाहता था कि हम a, b इस तरीके से सिलेक्ट करें कि आपका यहां पे 1 भी बन जाए और ऑन टू भी बन जाए। तो 1 तो देखो ये ऑलरेडी है ही, राइट। a और b के ऊपर वो चीजें डिपेंड नहीं कर रही हैं, ये अपने आप में 1 ही है। लेकिन अब a और b के ऊपर डिपेंड क्या करेगा कि ऑन टू है या नहीं, और उसके लिए हमें क्या निकालनी चाहिए, इसकी रेंज निकालनी चाहिए। तो अगर मैं इसके रेंज की बात करता हूं तो इसका रेंज कितना निकल कर आ रहा है, देखो जरा ध्यान से। अगर मैं इसके रेंज की बात करता हूं, राइट, सो रेंज में आप यहां पर क्या कह सकते हैं कि क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन है तो मैं जितना छोटा इनपुट डाल सकता हूं मतलब -∞, उतना छोटा आंसर आएगा, और जितना बड़ा इनपुट डाल सकता हूं मतलब -1 उतना बड़ा आंसर आएगा, राइट। तो आप खुद ही सोचो कि आपके पास में यहां पे e क्या आ जाएगा। अगर मैं रेंज की बात करता हूं तो fx का मिनिमम वैल्यू कितना आ जाएगा, fx की मिनिमम वैल्यू की अगर आप यहां पे बात करते हो तो आप बेसिकली e क्या डालना चाहते हो, -∞ का होल क्यूब -3 टाइम्स ऑफ -∞ +1 ऐसा कुछ यहां पर करना चाहते हो, ठीक है। तो भाई ये -∞ ही बनेगा, भले ही यहां पर आपको इसमें 3 टाइम्स ऑफ इन्फिनिटी है, लेकिन ये तो इन्फिनिटी का क्यूब है ना, और वो भी उसके भी आगे माइनस साइन लगा है, तो ये तो कुछ ज्यादा ही बड़ा नेगेटिव इन्फिनिटी है। तो मतलब ओवरऑल ये जीतेगा, और यहां पर बोला गया कि e की पावर में तो मैं यहां पर क्या क्रिएट करवा रहा हूं, इफेक्टिवली -∞ ही क्रिएट करवा रहा हूं। और अगर e की पावर में देखो, अब यहां पे ये कंफ्यूजन इन्फिनिटी के लिए नहीं होना चाहिए आपको, है ना। इन्फिनिटी के साथ में ऐसा गेम हम कर सकते हैं, बेसिकली इन्फिनिटी का स्क्वायर इज ऑल्सो इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का क्यूब इज ऑल्सो इन्फिनिटी, बड़ा इन्फिनिटी हो गया। जैसे कि आप यहां पर कहते हो कि कितने नेचुरल नंबर्स हैं, इनफाइनाइट नेचुरल नंबर्स हैं, लेकिन इंटीजर्स कितने हैं, वो भी इनफाइनाइट ही हैं। जबकि आप क्लियरली जानते हैं कि नेचुरल नंबर्स के कंपैरिजन में डबल करके +1 करके आपको, है ना, वहां पे क्या मिलने वाला है, इंटीजर्स मिलने वाले हैं, क्योंकि हर एक नेचुरल नंबर के आगे नेगेटिव साइन भी लगेगा और फिर बीच में एक 0 भी आएगा, ठीक है ना। सो आपके यहाँ पे जो नेचुरल नंबर्स के कंपैरिजन में जो इंटीजर्स का काउंट है वो ज्यादा है, लेकिन बोलते समय हम दोनों को इन्फिनिटी ही बोलते हैं, राइट। वैसे ही आपको यहाँ पर करना पड़ेगा कि यार ये समझना पड़ेगा कि ओवरऑल पावर आपकी क्या है, नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, ठीक है ना। तो यहां से हमें पता चला कि अच्छा नेगेटिव इन्फिनिटी मतलब 1/e∞ एंड 1/e∞ इज 0। तो ये वैल्यू क्या हो रही है आपकी, अल्टीमेटली 0 होकर आ रही है, ऐसा हम यहां पे कंक्लूड कर सकते हैं। मिनिमम वैल्यू इज एक्चुअली टेंडिंग टू 0। एंड वैसे ही अगर आप यहां पे अपना मैक्सिमम वैल्यू देखना चाहते हैं तो आप चाहोगे कि यार पावर में जितना बड़ा वैल्यू चला जाए उतना अच्छा। तो बड़े से बड़ा वैल्यू जो हम डाल सकते हैं दैट इज -1। सो e कितना हो जाएगा, -1 का क्यूब विच इज -1, फिर यहां पे -1 डाल के आ जाएगा +3, यहां पे आ जाएगा 1, तो ये आपका हो जाएगा कैंसिल। मतलब बड़ी से बड़ी वैल्यू जो आप यहां पे क्रिएट कर पा रहे हो दैट इज बेसिकली e³। छोटी से छोटी वैल्यू जो आप क्रिएट कर पा रहे हो दैट इज 0। एंड 0 भी कैसा है, टेंडिंग टू है, क्योंकि इंफिनिटी इज अ फीलिंग, जबकि -1 इज नॉट अ फीलिंग, -1 इज एक्चुअल नंबर। सो -1 जब आपने एक्चुअली इनपुट डाला तो आपने एक्चुअली e³ जनरेट किया है, बट आप जब -∞ की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हो तो आपका फंक्शन भी मिनिमम 0 बनने की कोशिश कर रहा है। इसलिए रेंज को अगर आप यहां पे लिखना चाहोगे तो रेंज का आंसर कितना आएगा,
इन सभी चीजों को एनालाइज करके अगर आप रेंज का फाइनली आंसर लिखना चाहो तो रेंज का आंसर आएगा 0 ओपन ब्रैकेट के साथ में एंड ई क्यूब क्लोज ब्रैकेट के साथ, राइट। दैट्स वाई आपका ए का वैल्यू कितना होगा, ए का वैल्यू हो जाएगा 0 के बराबर और बी का वैल्यू आपका हो जाएगा ई क्यूब के बराबर। दैट्स वाई ए ऑप्शन यहां पर आपका करेक्ट आएगा, समझेंगे। इस तरह से आपने यहां पर अपने क्वेश्चन को समझना था। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, आपके यहाँ पे जो है डिस्कशंस और भी इंटरेस्टिंग हो रहे हैं ना, और ये हो सकता है कि आपको पहली बार में थोड़ी सी जो है डिफिकल्टी देंगे अंडरस्टैंडिंग में, राइट। टुवर्ड्स द एंड ऑफ योर सिलेबस आपको यहाँ पर ये सारे क्वेश्चंस काफी इजी लगेंगे, क्योंकि ये सारे आइडियाज आप बहुत बार बेसिकली पढ़ चुके होंगे, ठीक है ना। लेकिन इस वीडियो में कवर करना जरूरी क्यों है इन सभी क्वेश्चंस को, ताकि आपको कभी भी अगर रिविजिट करोगे तो आपको पता रहेगा कि हाँ इन सभी आइडियाज के ऊपर क्वेश्चन आपके बनाए जा सकते हैं, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर की बात कर ली, ठीक है ना। ऑलवेज पॉजिटिव ऑलवेज नेगेटिव की हमने यहाँ पर बात कर ली, यहाँ पर भी हमने बेसिकली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात करी, लेकिन ये नोटिस किया कि क्वेश्चन में इंक्रीजिंग वाले इंटरवल के ऊपर ही पूरी चर्चा चल रही है, ठीक है ना। नाउ लेट अस डिस्कस दिस एज वेल। ये भी आपको बहुत बढ़िया सवाल है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि आपको एक एफ फंक्शन जो है इस तरह से क्यूबिक फॉर्मेट में दिया हुआ है एंड डिफाइन देखो कितना बढ़िया तरीके से किया है कि हम इनपुट केवल 0 से लेकर 3 तक ही लेना चाहते हैं और उसका जो कोड डोमेन है वो हमने यहाँ पे 1 से लेकर 29 तक ही डिफाइन किया है। अब आपको यहां पर वही करना है, क्लासिफिकेशन करना है ना, टाइप्स बताने की कौन से टाइप का ये फंक्शन है, राइट। सो इस केस में फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, एफएक्स को ही बहुत बेहतरीन तरीके से एनालाइज करना पड़ेगा, ठीक है ना। एनालाइज करना पड़ेगा इसका मतलब क्या है कि हम डेरिवेटिव निकाल के देखते हैं फंक्शन कहां पे इंक्रीज कर रहा है कहां पे डिक्रीज कर रहा है, जैसे हमने इसके पिछले वाले क्वेश्चन में भी किया था। सो लेट अस फाइंड एफ डैश एक्स। इंक्रीज डिक्रीजिंग के लिए हमेशा डेरिवेटिव आपको गाइड करता है, इसलिए डेरिवेटिव निकालना जरूरी है। तो कितना आ जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 30x एंड प्लस 36। तो यहां से अगर आप 6 कॉमन निकालते हो तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। मतलब इसको अगर आप यहां पे फैक्टराइज करते हो तो ये x माइनस 2 इंटू x माइनस 3 बन रहा है, ठीक है ना। अगर मैं वेवी कर्व प्लॉट करता हूं इस पॉइंट पे तो आपका जो वेवी कर्व है उसके ऊपर क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या आने वाले हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाएंगे आपके 2 एंड 3 के बराबर। साइन कैसे आएगा, प्लस माइनस प्लस। एंड नाउ इफ यू ट्राई टू मार्क वेयर द फंक्शन इंक्रीजेस वेयर द फंक्शन डिक्रीजेस, तो आपको यहां पे इंटरवल मिल रहा है 2 के पीछे जहां पे फंक्शन आपका इंक्रीज करेगा, 2 और 3 के बीच में डिक्रीज करेगा एंड 3 के बाद में वापस इंक्रीज करेगा। दैट इज हाउ वी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि फंक्शन कैसे बिहेव कर रहा है, ठीक है ना। ये एक्चुअल ग्राफ नहीं बनाया मैंने, ये केवल एक नेचर स्टडी करने का यहाँ पर एक आइडिया है कि हम यहाँ पे सोच पा रहे हैं कि फंक्शन कहाँ पे ऊपर जा रहा है कहाँ पे नीचे जा रहा है, ठीक है ना। नाउ इफ दिस इज क्लियर तो हम क्या बोल सकते हैं कि यार आपको लेकिन जो इनपुट दिया है वो तो 0 से ही दिया है, कहां तक जाना है आपको 3 तक ही जाना है, ठीक है ना। आपको स्टडी फंक्शन की करनी है 0 से लेकर 3 के बीच में। अगर 0 से लेकर 3 के बीच में आपको फंक्शन की स्टडी करनी है, मतलब ये बीच में कहीं ऊपर जाएगा वापस नीचे आएगा, और फंक्शन अगर ऊपर जाके नीचे आ रहा है तो ये क्या एक गारंटी है कि ये आपका मिनिमम फंक्शन होगा। अगर फंक्शन ऊपर जाके नीचे आया मतलब एक हॉरिजॉन्टल लाइन उसको मल्टीपल टाइम्स कट कर सकती है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ऑन टू इनटू नेचर भी चेक करना चाहता हूं तो मुझे अपनी रेंज का कैलकुलेशन करना पड़ेगा, जिसके लिए आई विल हैव टू बी मोर प्रिसाइज कि एग्जैक्टली अगर ये नेचर है भी तो आपका यहाँ पे ग्राफ एक्चुअली कैसे दिखाई दे रहा है। तो हम यहाँ पर अभी अपना अगला काम करेंगे, हम एक्चुअली अपने ग्राफ के ऊपर जो है फर्दर स्टडी करते हैं कि यार 0 से लेकर 3 तक मेरा ग्राफ एक्चुअली कैसे नजर आ रहा है। ये 0 है, ये 3 है, बीच में 2 आएगा जहां पर क्या है आपका फिर से कहीं सबसे मैक्सिमम वाली वैल्यू बनेगी, क्योंकि इसके पहले ग्राफ आपका ऊपर जा रहा था, इसके अपने नीचे आना स्टार्ट हो गया। सो 2 पे आपका मैक्सिमम वैल्यू बनने वाला है, ये चीज हम क्लियरली देख सकते हैं, ठीक है ना। सो वी हैव 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, 2 आउटपुट्स, 2 आपके यहाँ पे एंड पॉइंट्स है 0 एंड 3, और एक 2 आपका कहीं ना कहीं क्योंकि मैक्सिमम क्रिएट कर रहा है तो आपका फिर से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। सो लेट अस ट्राई टू फाइंड द आउटपुट्स एट 0, 2 एंड 3, राइट। सो अगर आप 0 डालते हैं तो बहुत ही आसान है, 0 डालोगे तो आपका यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा 1 के बराबर। अगर आप 2 डालते हो तो कितना हो जाएगा, 2 डालोगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपके इसमें 2 डाल के 8 और यहाँ पे आ जाएगा 16, माइनस यहाँ पे आ जाएगा 4 एंड देन यहाँ पे आ जाएगा 60 एंड यहाँ पे आ जाएगा आपका 72 एंड देन प्लस 1। इसको कैलकुलेट करके देखो कितना आता है, राइट। सो यहाँ पे आ जाएगा आपके इसमें कितना, ये आ जाएगा आपका 88 एंड देन आपका 28 एंड 29 यहाँ पर वैल्यू आ रहा है, यहाँ पे 1 वैल्यू आ रहा है। एफ ऑफ 3 ऐसे ही आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है, कितना आ जाएगा यहाँ पर 27 एंड देन 54, माइनस के साथ में आ जाएगा आपका 15 टाइम्स ऑफ 9 मतलब ये आ जाएगा आपका 135, उसके साथ में आ जाएगा आपका 36 का 3 टाइम्स मतलब ये आ जाएगा आपका इसमें कितना 108 एंड देन आ जाएगा प्लस 1। इसको कैलकुलेट करके देखना है आपको कितना बनता है, ठीक है ना। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से आपका आंसर आएगा 28 के बराबर। अभी आपको बता देता हूँ, आप कैलकुलेट करके देख लेना एक बार, ठीक है ना। सो हमें यहाँ पर पता चल चुका है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको हम यहाँ पे ज्वाइन करके अपने फंक्शन को अब यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना। सो हमारे यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको अगर मैं देखते हुए अगर यहाँ पे प्लॉट करता हूँ तो ऐसे कुछ यहाँ पर ग्राफ में इमेजिन करूंगा कि यार ये 1 था,
फिर एकदम से ग्राफ आपका ऊपर गया एंड देन थोड़ा सा नीचे आया है, राइट? कहां तक? 3 तक, ऑलराइट। मैक्सिमम जो गया था कहां पर गया है? ये 2 डाल के 29 हाइट तक गया है, राइट? यहां पे हाइट आपकी 1 के बराबर आई है, यहां पे आपकी हाइट 28 के बराबर आई है, यहां पे आपकी हाइट 29 के बराबर आई है, ठीक है ना? तो हमने क्या किया है, हमने यहां पर पूरा जो ग्राफ है उसी को समझ लिया कि ग्राफ कैसा बनेगा आउटपुट्स की मदद से, राइट? ये तो क्लियर है कि आपका ग्राफ काफी स्मूथ सा बनेगा। क्यूबिक एक्सप्रेशन आपका यहां पर जो भी होता है, क्यूबिक ग्राफ पॉलिनोमियल का एकदम स्मूथ सा ग्राफ होता है, इससे एक्स स्क्वायर एकदम स्मूथ सा ग्राफ होता है, ठीक है ना? सो हम यहां पे ये तो ज्यादा नहीं सोचेंगे कि यार एग्जैक्टली है ना स्मूथनेस आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए, डेफिनेटली स्मूथनेस तो आएगी, बट आउटपुट इंपॉर्टेंट है, उनकी मदद से हमने यहां पर ये एग्जैक्ट व्हाइट कलर का ग्राफ बनाया है। इनफैक्ट थोड़ा सा यहां पे व्हाइट ज्यादा ही हो गया, इसको थोड़ा और अच्छा बना लेते हैं। लेट अस मेक इट समथिंग लाइक दिस। सो अगर तो आपके यहां पर ये रेड कलर का जो ग्राफ है, ये आपका एफएक्स का ग्राफ है, तो क्या अब आप यहां पे इसको लिटरली देख के बता सकते हो कि इसका रेंज कितना आएगा? क्योंकि हमने ग्राफ देख के रेंज निकालने का आइडिया ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, जहां पे हम क्या करते हैं, जहां पे हम इधर से लाइट मारते हैं और देखते हैं कि शैडो कहां से कहां तक बनेगी। तो आपके यहां पर जो ग्राफिकल अप्रोच है उससे रेंज क्लियरली आप देख के बता सकते हो कि यार 1 से लेके 29 तक की है, विच एक्चुअली मैचेस विद द कोडोमेन। मतलब क्या हो जाएगा, ये फंक्शन आपका ऑन टू हो जाएगा। और हॉरिजॉन्टल लाइन इसको कैसे कट करेगी? हॉरिजॉन्टल लाइन इसको मल्टीपल टाइम्स इस लोकेशन पे डेफिनेटली कट कर सकती है। मतलब ये फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, फर्दर मैनी वन भी हो जाएगा। समझे? है ना बढ़िया सवाल। तो ये फंक्शन किस कैटेगरी का है? ये फंक्शन मैनी वन एंड ऑन टू वाली कैटेगरी का है, ठीक है ना? मतलब ये ऑन टू तो है लेकिन 1 1 नहीं है। मतलब बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट आना चाहिए। ये ऑन टू तो है लेकिन 1 1 नहीं, ठीक है ना? सो हमने यहां पर काफी अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चंस कवर किए हैं। मेक श्योर टू रिवाइज एवरीथिंग अगेन, ठीक है ना? अगेन हम यहां पे कोशिश करेंगे कि आपके साथ में ये सारी चीजें टेलीग्राम के ऊपर नोट्स के साथ में यहां पे शेयर कर दें, ऑलराइट? प्रैक्टिस कहां से करोगे? प्रैक्टिस करने के लिए आपके इसमें काफी सारे सवाल ऑलरेडी जेईई मेन लेवल पे आपको मिलते हैं। मुझे लगता है कि एटलीस्ट उस लेवल पे आपको यहां पे हमेशा रीच करना चाहिए। दैट्स वाई यू कैन गो एंड चेक आउट द मार्क्स ऐप। मार्क्स ऐप के ऊपर आपका जेईई मेन का जो सेक्शन है उसके अंदर अगर आप जाओगे तो आपको यहाँ पे अलग से जो फंक्शंस चैप्टर का यहाँ पे डिस्कशन मिल रहा है उसके अंदर टॉपिक वाइज पीओक्यू में जा सकते हो। एंड देखो यहाँ पे टाइप्स ऑफ फंक्शन अलग से यहाँ पर आपको देकर रखा है, ठीक है ना? सो टाइप्स ऑफ फंक्शन में अगर आप जाओगे तो आपके उसमें यहाँ पे अच्छा कुछ फंक्शंस कुछ क्वेश्चंस आपके यहाँ पे काउंटिंग वाले भी आपको मिलेंगे। दैट वुड बी अवर नेक्स्ट वीडियो, ठीक है ना? सो कुछ सवाल आपके यहाँ पे ऐसे हैं जिसके अंदर आपको क्या करना है, कैटेगराइज करना है। उनको तो आप यहाँ पे क्या करो, उनको आप डेफिनेटली सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। जैसे कि वाला सवाल है आपका, एफएक्स दे दिया और एफएक्स की कैटेगरी क्या है आपको बतानी है, राइट? बट देन देयर आर क्वेश्चन जिसके अंदर नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन कितने हैं बताओ, राइट? फिर आपको नंबर ऑफ मैनी वन फंक्शन कितने हैं बताओ। ये वाला जो आपका टाइप ऑफ क्वेश्चन है ये हम अपने अगले वीडियो में कवर करेंगे। उसके बाद में आप यहाँ पे आके इस सेक्शन को कंप्लीटली सॉल्व कर पाओगे, ठीक है ना? चलिए, लेकिन आई होप कि हमने यहाँ पे एकदम बेसिक से फंक्शन मैपिंग से जो अपना डिस्कशन स्टार्ट किया है वहां से यहाँ तक का डिस्कशन आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है। आई डोंट थिंक कि इसके अलावा आपको यहाँ पे किसी भी पैटर्न की जरूरत पड़ेगी समझने की। बट हाँ, प्रैक्टिस क्यों करना है? क्योंकि हमें कॉन्फिडेंस चाहिए, स्पीड चाहिए और एक्यूरेटली पहली बार में क्वेश्चन को सॉल्व करते हमें आना चाहिए। दैट्स व्हाई प्रैक्टिस इज वेरी मच रिक्वायर्ड इन मैथमेटिक्स, ठीक है? चलिए, सो टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।